हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट सैंपल पेपर एंड इन दिस वीडियो we are going to discuss one more sample paper specially for my super duper class 12 computer science students for the session 2022 and 23। तो बिना देरी किए, बिना फालतू की बातें किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपने प्यारी इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। So now, without any delay, let's get started. Hello everyone, this is Swati Chawla. With your blessings and by God's grace, I have published my own book. This question bank is designed for class 12 computer science students, especially from CBSE board. It contains key points of each chapter, objective type questions, previous year questions, important questions, practice questions solved and unsolved, क्रॉसवर्ड पजल, सेल्फ असेसमेंट पेपर, सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर और भी बहुत कुछ। एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर QR कोड इज ऑल्सो गिवन फॉर वीडियो एक्सप्लेनेशन। इतना सब कुछ जस्ट ₹499 ओनली। इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स एंड गेट सेंटम इन योर बोर्ड्स, दिस इज द राइट चॉइस। तो फिर इंतजार किस चीज का? जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक्स, ग्रैब योर कॉपी एंड स्टार्ट स्टडी फ्रॉम टुडे। थैंक यू। So this is the sample paper which we are going to discuss in our today's video. So these are some general instructions, that is कि आपका जो question paper होगा that will be divided into 5 sections from section A to section E। सारे sections compulsory होंगे। section A में आपके 18 questions होंगे 1 mark के, section B में आपके 7 questions होंगे 2 marks के, section C में आपके 5 questions होंगे 3 marks के, और सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच, और सेक्शन ई में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी क्वेश्चन नंबर 35 में, और उसका जो पार्ट सी होगा सिर्फ उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपको पता ही है, पाइथन लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आपने आंसर्स देने हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन ए में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज The dash statement is an empty statement in Python। देखो empty statement जिसको हम बोलते हैं that is pass statement। pass statement का काम कुछ नहीं होता, सिंपल जस्ट वो जब भी वहां पर कंट्रोल आता है वो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर देता है, राइट। सो द pass statement is the empty statement in Python। नेक्स्ट है which of the following is not a keyword। इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? eval, assert, non-local, pass। तो करेक्ट आंसर इज eval because eval is a function। Now see this, right? देखो वैसे अगर मैं इसको पाइथन में एग्जीक्यूट करूँ ना, लेट सपोज हमने यहाँ पर अपना पाइथन की आईडीएलई ओपन कर लेते हैं, बिकॉज इससे तो सारे के सारे डाउट्स फटाफट से क्लियर हो जाते हैं, राइट। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, बस ये हो गया ओपन। अब मैंने लेट सपोज लिखा eval इक्वल्स टू 20 और eval इक्वल्स टू eval प्लस 2। ओ सॉरी, मैंने eval लिख दिया, राइट। तो अब मैं eval की वैल्यू पंच कराऊंगी 22। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं नॉन लोकल इक्वल्स टू 20 तो ये मुझे एरर देगा बिकॉज नॉन लोकल इज अ कीवर्ड। और जिन भी वर्ड्स के आगे फंक्शन वाले ये जो पैरेंथेसिस होती है ये आ जाए तो दैट मीन्स वो आपका क्या है? फंक्शन। तो eval इज नॉट अ कीवर्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गिवन है, डी आपको एक डिक्शनरी गिवन है और ये प्रिंट स्टेटमेंट गिवन है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या कहती है? जॉन इन डी कोमा 90 इन डी सेपरेटर इक्वल्स टू हैश। तो दैट मीन्स कि दिस पहले ये एग्जीक्यूट करेंगे जॉन इन डी। तो व्हाट डज दिस मीन? जो आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, ये किस पर वर्क करता है? कीज पर।
तो जॉन इन डी, क्या कीज में जॉन है? बिल्कुल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे क्या देगा? ट्रू। 90 इन डी, क्या 90 है कीज में? नो, तो वो मुझे क्या देगा? फॉल्स। और इन दोनों की वैल्यूज को मुझे किससे सेपरेट करना है? हैश से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू हैश एंड फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास फोर्थ पार्ट, व्हाट विल द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट इवैल्यूएट टू। इसको आपने सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जिसकी होगी सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है दैट इज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो 5 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2 विल बी 9 डिवाइड बाय 2। अब मेरे को क्या करना है? 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो 2 4 जा 8 और 0.5, राइट? 5 plus 4.5 will be 9.5. So correct answer is option C, that is 9.5. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कंसीडर द लिस्ट, ये आपको लिस्ट गिवन है। व्हाट वुड द फॉलोइंग कोड प्रिंट। अब देखो यहाँ पर ना कोड मुझे मिसिंग है कि मेरे को क्या प्रिंट मीन्स क्या कोड होगा कि मेरा ये आंसर आ जाए, ठीक है? तो इसको हम वैसे एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। लेट मी जस्ट राइट द लिस्ट हियर। ये लिस्ट मुझे गिवन है, राइट? दिस इज द नेस्टेड लिस्ट, राइट? अब देखो इस ए लिस्ट को अगर मैं यहाँ पर लिखूं 0, तो दैट मीन्स इसके 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? ये कंप्लीट स्ट्रिंग, दैट इज सीपो। और वहीं अगर मैं लिख दूं ए लिस्ट 0 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई, ठीक है? अब लेट सपोज इसमें से ही अगर मेरे को आई, इसका आंसर देख लेते हैं। I3 लिखा हुआ है जैसे कि I,3, ठीक है? आई मैंने प्रिंट करा दिया कि किस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है? 0 और 1। और अगर मुझे 3 प्रिंट कराना हो तो हम क्या लिख देंगे? 1 और 1, राइट? 1 मीन्स ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पर हो गया और इसमें फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है? 3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3, राइट? तो इसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू इसको हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इन द फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं कौन से मोड में फाइल को ओपन करूं कि मेरी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाए? R+, W+, A+। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। तो दैट मीन्स बोथ बी एंड सी हम मार्क करेंगे। दैट इज अगर मैं अपनी फाइल को चाहे W+ मोड में ओपन करूं या फिर A+ मोड में ओपन करूं, दोनों ही केसेस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फाइल को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। नॉट नल भी कंस्ट्रेंट है कंपोजिट की, इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज प्राइमरी की भी कंस्ट्रेंट है, चेक भी कंस्ट्रेंट है। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं कि कोई भी वैल्यूज लिखो डुप्लीकेट हो सकती है बट नल नहीं होगी। प्राइमरी की क्या कहते हैं? जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है कि इसमें आप नल वैल्यूज नहीं लोगे, सारी की सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। चेक कंस्ट्रेंट क्या कहते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम पर कंडीशन लगानी हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग द टेबल विद नेम स्टूडेंट और उसमें मेरे पास एक मार्क्स नेम से कॉलम है, तो मैंने उस मार्क्स कॉलम पर चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी कि चेक मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100, इसके अलावा कोई भी वैल्यू यूजर एंटर ना करे। तो कंपोजिट की नेम से मेरे पास कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। So correct answer is option B. Next is question number 8. Choose the correct command to delete an attribute A from a relation R. तो that means table का नेम R है और कॉलम का नेम क्या है? A. अब अगर मुझे कोई भी कॉलम को डिलीट करना हो उसके लिए कमांड क्या रहती है? alter table, table name is R, drop column और column name. दिस कॉलम वर्ड इज ऑप्शनल। आप सिंपल ड्रॉप ए भी लिख सकते हो या फिर ड्रॉप कॉलम ए भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ डिलीट दे दिया तो ये तो नहीं होगा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज आर और ड्रॉप ए, ठीक है? यहाँ पर प्लस सेमी कॉलम, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। इस स्टेटमेंट में क्या इस कोड में क्या मिस्टेक है? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में एक टप्पल लिया गया है और माई टप्पल 1 उसका नेम है और
ब्रैकेट्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रही। माई टपल 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये आपकी क्या है स्टेटमेंट 2। देखो अब अगर मैं ब्रैकेट के बाद मीन्स सॉरी माई टपल 2 4 सिर्फ ब्रैकेट में लिखती हूँ तो दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंटीजर, और अगर मुझे सिंगल एलिमेंट को टपल में लेना है तो हम क्या लिखते हैं कोमा। बट यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि मेरे को इसको इंटीजर लेना है टपल लेना है। आइडेंटिफाइड नेम पर हम क्यों जाएं, क्योंकि वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसको पाइथन में भी एग्जीक्यूट करोगे तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। माई टपल 1 डॉट अपेंड 4, ये स्टेटमेंट मुझे एरर देगा बिकॉज टपल में आपका अपेंड फंक्शन वर्क नहीं करता है। टपल्स आर योर इम्यूटेबल डेटा टाइप और इसमें आप कोई भी चेंजेस ओरिजिनल लोकेशन पर नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं प्रिंट क्या करा रही हूँ दोनों टपल्स को। तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 में मिस्टेक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसमें डी गिवन है, ठीक है, डी में स्टेटमेंट 2 में तो देखो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है भाई मैम हम कैसे माने, ठीक है किसी की मत मानो, सिर्फ पाइथन आइडियली की मानेंगे, ठीक है। वैसे तो आई एम श्योर इसमें एरर नहीं आएगा बट फिर भी आप लोगों के लिए, ठीक है। माई टपल 1 नेम से एक टपल गिवन है और माई टपल 2 नेम से एक और टपल गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं आया, सेकंड स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अगर वो कहता हमें कि भाई ये 4 सिंगल एलिमेंट टपल है तो हम यहाँ पर कोमा लगा देते, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है आइडेंटिफायर नेम तो कुछ भी हो, मैं यहाँ पर चाहे माई लिस्ट लिख करके और ब्रैकेट डिक्शनरी के चाहे लिस्ट उसके लगा दो टपल की, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हमारे जो थर्ड स्टेटमेंट है कि माई टपल में मुझे अपेंड करना है तो ये मुझे एरर देगा। और लास्ट स्टेटमेंट में तो मैं दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम इसको क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन सी, दैट मीन्स स्टेटमेंट 3, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। In the relational model, relationship among relations या फिर tables are created by using foreign keys. फॉरेन की का मेन काम ही यही होता है, जब भी मुझे दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना हो, रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। नेक्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू प्लेस द फाइल हैंडल fp1 टू द 10th बाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन। अब पॉइंटर को मूव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, सीक फंक्शन। फाइल हैंडल का नेम क्या गिवन है, fp1, ठीक है, fp1 डॉट सीक फंक्शन। अब कितने बाइट्स मूव करना है, 10 बाइट्स फ्रॉम द करंट लोकेशन। इसमें हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट में 3 वैल्यूज ले सकते हैं, 0, 1 एंड 2। 0 फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 फ्रॉम द करंट लोकेशन एंड 2 फ्रॉम द एंड। तो करंट पोजीशन से करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,1, राइट। तो 10th के लिए ऑप्शन था डी और 11th के लिए करेक्ट आंसर आएगा मेरे पास बी, राइट। तो fp1 डॉट सी 10,1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर नल वैल्यूज, कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, काउंट, मैक्स, एवरेज, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे फंक्शंस मेरा नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, बट जो मेरा काउंट स्टार फंक्शन होता है वो नल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करता, वो नल वैल्यूज को इंक्लूड करता है। डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स अलोंग नेटवर्क्स। तो जो मेरा नेटवर्क के थ्रू डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है वो काम मेरा किसका रहता है, राउटर का। राउटर क्या करता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना वो बताएगा मेरे नेटवर्क के लिए, राइट, कि मेरा पैकेट कहाँ से पाथ मीन्स कहाँ से ट्रेवल करेगा। और गेटवे तो हमारा किस लिए होता है, अगर मुझे दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे 14th क्वेश्चन में गिवन है str1 इक्वल्स टू वेलकम। ये एक स्ट्रिंग मुझे गिवन है, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स इसको। तो ये वेलकम नेम से मुझे एक स्ट्रिंग गिवन है, बिल्कुल लिख लिया हमने। उसके बाद क्या है, ऑल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एक्सेप्ट वन, विच वन, ठीक है। दैट मीन्स ये सारे एक्सप्रेशंस एक ही रिजल्ट देंगे एक्सेप्ट एक वन, सिर्फ एक को छोड़ के, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करूं str::(-6), राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, str1 आना चाहिए, ठीक है।
चलो, क्योंकि स्ट्रिंग हमें किस में गिवन है, str1 में, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, str1, तो str1 कॉलन कॉलन -6, तो दैट मीन्स स्लाइसिंग ऑपरेशन है, स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन, स्टॉप वैल्यू नहीं गिवन, और नेगेटिव है स्टेप वैल्यू, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, बैकवर्ड, पीछे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ई और डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो ई आपका ना ये दो आ रहे हैं, अब आपको क्या पता कौन से वाला ई लिया। ठीक है, एक चीज हम कर देते हैं, इसको आप लोगों के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, कैपिटल ई, राइट, तो दैट मीन्स ये वाला ई इंक्लूड हो रहा है और डब्ल्यू। अब ये कैसे पता लगा, देखो स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन है तो बिल्कुल एंड से स्टार्ट करते हैं, लास्ट कैरेक्टर क्या है मेरे पास, ई। अब ये -1 पर था, -2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट के लिए जो आंसर हो गया दैट इज कॉलन कॉलन -6 के लिए ई डब्ल्यू। नेक्स्ट है मेरे पास दिस, अब ये क्या कह रहा है, str1 कॉलन कॉलन -1, कॉलन कॉलन -1 क्या कर देगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, उसमें मुझे रिवर्स्ड स्ट्रिंग पे क्या लगाना है, -6। ठीक है, अब जब मैं स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगी, अब यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, ये मेरी स्ट्रिंग है वेलकम, राइट, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, EMOCLEW, राइट। तो अब जब मैं इसको रिवर्स करूंगी, कॉलन कॉलन -1 से ही रिवर्स हो गया, अब है कॉलन कॉलन -6, तो दैट मीन्स W, और फिर -1 पर था, -2, 3, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, E, तो दैट मीन्स देखो फर्स्ट ने तो मुझे क्या जनरेट करके दिया, EW, और सेकेंड ने मुझे क्या जनरेट करके दिया, WE, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं str कॉलन कॉलन 6। अब इसमें भी देखो जब स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ना गिवन हो, ठीक है, जब मुझे ना तो स्टॉप वैल्यू गिवन है और ना स्टार्ट वैल्यू गिवन है, ना स्टॉप वैल्यू गिवन है, और अगर मेरे पास जो स्टेप वैल्यू है अगर नेगेटिव है तो पीछे से स्टार्ट करोगे, पॉजिटिव है तो आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब str1 पे हमने क्या लिखा, कॉलन कॉलन 6, इस थोड़ा सा स्पेस रह गया। ठीक है, कॉलन कॉलन 6, तो दैट मीन्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, W, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, E, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, WE, str0 प्लस str ऑफ -1, तो str0 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास, W, और -1 इंडेक्स पर क्या है, E, तो दैट मीन्स हर एक एक्सप्रेशन से मेरे पास क्या आ रहा है, WE, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन मुझे क्या दे रहा है, EW। सो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 14 का है दैट इज ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DML कमांड। DML कमांड्स आपकी वो कमांड्स होती हैं जो हमारे टेबल के वैल्यूज पर इफेक्ट करती हैं। सेलेक्ट मेरी DML कमांड है, ऑल्टर, क्रिएट, ड्रॉप ये मेरी DDL कमांड्स है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एनी डेटाबेस फ्रॉम पाइथन। ठीक है, अगर मुझे पाइथन को कनेक्ट करना है डेटाबेस से तो कौन कौन से मेरे पास जो है मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, होस्ट नेम, डेटाबेस नेम, पोर्ट, ओके, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, ओके, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम और पोर्ट। देखो पोर्ट तो वो बाय डिफॉल्ट वाला भी ले लेता है, ठीक है, तो दैट मीन्स पोर्ट तो मेरे पास रिक्वायर्ड नहीं है, तो यह हो, इसको भी हमने कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास है ऑप्शन बी और सी में चॉइस आ जाती है, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम और डेटाबेस नेम। क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एनी डेटाबेस, कि मैं किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर दूं फ्रॉम पाइथन, तो इसका आंसर वैसे जो गिवन है दैट इज विद डेटाबेस नेम, बट यू नो व्हाट, इसमें डिफरेंस क्या रहता है, लेट मी ओपन माय पाइथन, आइडियली इसमें हम एक न्यू फाइल ओपन कर देते हैं, राइट। यहाँ पर हमने लिखा import mysql डॉट कनेक्टर, राइट, यहाँ पर हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन को हमने कॉल किया। इसके लिए हमने लिखा यूजर, जो आपका mysql का यूजर नेम है, यूजर इक्वल्स टू रूट, और यहाँ पर हमने लिख दिया होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट, देन आई एम राइटिंग पासवर्ड, जो आपका MySQL का पासवर्ड है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इफ कॉन डॉट इज कनेक्टेड, तो हमने लिख दिया प्रिंट कनेक्टेड और एल्स पार्ट में लिख दिया एरर, राइट। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज हमने इसको ऐसे 11.py से सेव कर दिया। अब यहाँ पर तो देखो मुझे वो दूसरा एरर मिलेगा कैरसेट आर्ग्यूमेंट का, वो भी हम ऐड कर देंगे। जब ये पाइथन में नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है ना इवन किसी भी विंडो पर, आई हेट दिस थिंग सीरियसली, बिकॉज ना ये हमारे काम को थोड़ा बहुत क्या बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं स्लो कर देती है। ठीक है, इतने हम क्या ओपन करते हैं अपना MySQL। चलो मैं वैसे आपको बता देती हूँ वर्बली, ठीक है। इसमें हमारा मेन क्या होता है कि भाई जैसे सपोज हमने यहाँ पर डेटाबेस का नेम नहीं लिखा, राइट, तो वो आपका प्रॉपर MySQL से कनेक्ट कर देते हैं। देखो अगर आपका भी एग्जीक्यूशन टाइम पर ये एरर आ जाए कैरसेट UTF-8 MB4, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको एक, ये मैंडेटरी तो नहीं है बट न्यू वर्जन्स में ये मांगता है। कैरसेट में मैंने वैल्यू क्या लिख दी, UTF-8 एनकोडिंग स्कीम के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, राइट, तो अब देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया कनेक्टेड, तो मैंने यहाँ पर डेटाबेस वाला आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है, राइट। तो व्हाट डज दिस मीन कि अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस आर्ग्यूमेंट नहीं लिखती हूँ तो मेरा जो पाइथन है उसकी जो कनेक्टिविटी पूरे MySQL से होगी, राइट। वेयरएज अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस नेम भी लिख देती हूँ, सपोज मैंने डेटाबेस का नेम लिखा एम्प्लॉय, तो व्हाट डज दिस मीन हियर कि अब जो मेरी कनेक्टिविटी हुई है पाइथन की वो डायरेक्ट किससे हो गई है, उस सिर्फ उस डेटाबेस के साथ, राइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट एनी डेटाबेस, कि मैं किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकती हूँ। तो उसके लिए मेरे को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है दैट इज ऑप्शन बी इंस्टेड ऑफ सी, राइट। बिकॉज अगर हम डेटाबेस आर्ग्यूमेंट नहीं भी लिख रहे हैं टू कनेक्ट एनी डेटाबेस, अगर वो कहता है टू कनेक्ट एनी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डेटाबेस, तो यहाँ पर डेटाबेस नेम मेरा लिखना मैंडेटरी होता, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन 17 and 18 आर assertion and reasoning based questions. Mark the correct choice, ठीक है। Both A and R are true and ये तो आपको ऑप्शंस गिवन है। Assertion क्या कहता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। जो हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फंक्शन कॉल से ही रिलेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वहाँ पर पैरामीटर के नेम्स के साथ उसको कॉल करते हैं। और रीजन क्या कहता है, व्हेन यू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल द कॉलर आइडेंटिफाइज द आर्ग्यूमेंट बाय द पैरामीटर नेम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स, ओके, और इन टेक्स्ट फाइल देयर इज नो डिलिमीटर फॉर अ लाइन, दिस इज इनकरेक्ट। असर्शन तो करेक्ट है, टेक्स्ट फाइल में मेरे पास डिलिमीटर होता है एंड ऑफ लाइन वाला, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा assertion is true but the reason is false, so that means option C is the correct one, right। तो इसी के साथ हमारा जो सैंपल पेपर है उसका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी। Now let's discuss question number 19. Identify the errors in the following program segment given below. Rewrite the corrected code and underline each correction. अब देखो जो आपका एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली वो आपका 2 मार्क्स का होगा और इस 2 मार्क्स में आपके मोस्टली 4 एरर्स होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज बट इन 99.99% केसेस में आपको 4 एरर्स मिलेंगे, ठीक है। इस 4 एरर्स में से जो आपकी मार्किंग स्कीम रहती है 0.5 मार्क्स आप लोगों के अंडरलाइन की और 0.5 जो आप उसको करेक्ट करके लिखोगे। ये क्वेश्चन में क्या है, रीराइट द करेक्टेड कोड, आपने जो कोड है उसको करेक्ट करके लिखना है एंड अंडरलाइन ईच करेक्शन, प्लस जो जो करेक्शन है उसको अंडरलाइन भी करना है।
अगर अंडरलाइन नहीं करोगे, सिर्फ कोड को करेक्ट करके लिखोगे, तो वहां पर आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा है DEF, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, टोटल TOT नंबर कॉलन लगा रखा है, करेक्ट है। सम इक्वल्स टू 0, ओके। फॉर C इन रेंज, इस रेंज को ऐसे होना चाहिए, ठीक है। 1 कोमा नंबर प्लस 1 सम प्लस इक्वल्स टू 3। अब तक हमारा एक एरर हो गया। ये रिटर्न स्टेटमेंट की इंडेंटेशन यहाँ पर आएगी। ये हमारी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ब्रैकेट्स ये होंगी, राइट। 4 मिस्टेक्स हो गई इसमें। तो जब आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो आपने इसको करेक्ट करके लिखना है इस तरीके से, लाइक DEF लिखा आपने, फिर TOT, और फिर यहाँ पर आपने लिखा नंबर, राइट। सम इक्वल्स टू 0, ये आपका करेक्ट है। फिर आप लिखोगे 4C इन, इस रेंज को आप करेक्ट करके लिखोगे और इसको अंडरलाइन करोगे, राइट। 1 कोमा नंबर प्लस 1, इसको लिख लेना। फिर हमारा आता है सम प्लस इक्वल्स टू C, रिटर्न सम की इंडेंटेशन फॉर लूप के नीचे होगी, रिटर्न सम, इसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे प्रिंट और TOT, और ये फंक्शन कॉल की ब्रैकेट्स है, तो इसको क्या करोगे, अंडरलाइन। इस तरीके से आपने अपना एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिखना है, यहाँ पर इंडेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी क्या, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से करेक्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड FTP और स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी। देखो जो आपका HTTP और FTTP में डिफरेंस है, दैट इज HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल कब यूज होता है, जनरली जब भी आपने कुछ वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, हमारा HTTP प्रोटोकॉल। वेरएज अगर मुझे अपने फाइल्स को ट्रांसफर करना है, तो वहां पर हमारा FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम अ वेब सर्वर टू अ ब्राउजर टू व्यू अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट, और इसके बाद ये इट इज यूज टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। और कोई डिफरेंस जो आपको पता हो वो आप इसमें लिख सकते हो, बट वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी। जो हमारा स्टार टोपोलॉजी होता है उसमें हमारे पास एक सेंट्रल सर्वर होता है, राइट, और इसमें हमारे पास सभी सिस्टम्स उसी से कनेक्ट होते हैं। तो वैसे तो मीन्स अगर आपका एक भी सिस्टम खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क वहां पर आपका स्टॉप नहीं होगा, राइट। आई थिंक हमें सिर्फ एडवांटेजेस बताने हैं, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड्स इजी एक्सेस फॉर सर्विस और रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क। अगर किसी भी सिस्टम को डेटा को एक्सेस करना हो, इजी है। इधर हम सेंट्रल सिस्टम के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। 1 डिवाइस पर कनेक्शन, एक कनेक्शन के लिए एक डिवाइस चाहिए। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, सेंट्रल नॉट डिपेंडेंसी। ये सारा का सारा नेटवर्क मेरा जो मेन सेंट्रल सर्वर है वहीं पर डिपेंड करता है। इन केस अगर वो सेंट्रल सर्वर खराब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो वहां पर मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। लॉन्ग केबल लेंथ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमें यहाँ पर पाइथन में लिख लेना चाहिए, ठीक है। लिख क्यों लेंगे, जब हमारे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। इसको इरेज कर देते हैं और इसको हम यहाँ से कोड्स को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल डबल आप कुछ भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और डिक्शनरी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉलन। आप चाहो तो प्रोग्राम में लिख सकते हो, एरर है, ठीक है। अगर हम इसको करेक्ट कर दे तो ये एरर आएगा, सॉरी आउटपुट आएगा, ठीक है। और इसकी हम यहाँ से इंडेंटेशन करेक्ट कर देते हैं। राइट, सिर्फ स्पेस हटाया मैंने, ठीक है। आप चाहो तो स्पेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरर कोई नहीं आएगा, राइट। नाउ सी दिस वेरी केयरफुली। अब यहाँ पर आपको एक डिक्शनरी गिवन है, ठीक है, D1 नेम से। तो D1 आपको जो डिक्शनरी गिवन है दैट इज ए की है, कॉलन 10 उसकी वैल्यू है, कोमा B एक की है और 2 उसकी वैल्यू है, फिर C एक की है और 3 उसकी वैल्यू है।
str1 नेम से मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, फोर लूप लगाया मैंने अपनी D1 डिक्शनरी पे। तो जब भी हम फोर लूप लगाते हैं डिक्शनरी पे, ये जो आपका आई है दैट इज आइटरेटर वेरिएबल, इसमें हमारे पास वन बाय वन क्या आएंगी, कीज। तो पहले हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, str1 इक्वल्स टू str1 प्लस str_d1 ऑफ आई और प्लस str1 क्या है मेरे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस str ऑफ d1 ऑफ आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, पहले a के लिए कर रहे हैं तो d1 ऑफ आई दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। तो ये इसको क्या कर देगा, 10 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो str1 में फिलहाल क्या वैल्यू हो गई मेरे पास 10, राइट, स्ट्रिंग के फॉर्म में। और str2 में मैं क्या लिख रही हूँ, :-1, ठीक है। कॉलन -1 तो रिवर्स होता है, :-1 क्या है, सिंपल स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, और स्टॉप मुझे कहाँ पर करना है, -1। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग करूँ, दिस इज एट -1, दिस इज एट इंडेक्स -2, राइट। तो और जो हमारी स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू क्या है, -1, तो स्टॉप वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं होती है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा str2 में 1, राइट, 0 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम i की वैल्यू क्या ले लेंगे, b, राइट। तो जब i की वैल्यू मेरे पास b है तब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ। str1 में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, str1 में मेरे पास क्या था 10 प्लस str ऑफ d1 ऑफ i में वैल्यू b, d1 ऑफ b दैट मीन्स 2, स्ट्रिंग इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, प्लस ये आपकी है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो 1 0 प्लस 2 स्ट्रिंग है, str1 में मेरे पास क्या आ गया 102, और str2 में मेरे पास क्या आ जाएगा, str1 का :-1, तो दैट मीन्स ये आपका -1 है, स्टॉप वैल्यू गिवन है, स्टॉप वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा str2 में 1 और 0। नेक्स्ट में मेरे पास i की वैल्यू क्या होगी, c। तो i की वैल्यू c के लिए str1 में मेरे पास क्या होगा, str1, और str1 है मेरे पास 102 प्लस str ऑफ d1 ऑफ i 3, राइट, और उसके बाद है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1023 str1 में। str2 उसको क्या कर देगा, :-1, तो ये मुझे क्या देगा 102, राइट, बिकॉज ये 1023 है, :-1 है, तो दैट मीन्स स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन, स्टॉप वैल्यू क्या है -1, स्टार्ट वैल्यू नहीं गिवन तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से, और स्टॉप वैल्यू -1 है तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करते, तो उससे पहले क्या रह गया 102, ये आपका str2 में आ गया। अब प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, आउटसाइड द लूप है, str2 :-1, दैट मीन्स इसको मैं क्या कर दूं, रिवर्स, तो दैट मीन्स 201, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 201। लेट्स चेक इट आउट, करते हैं इसको एग्जीक्यूट। फटाफट से आंसर आ जाए, ठीक है, ये जब स्लो होता है ना, आई हेट दिस थिंग। 201, राइट। अब हमारा इसका आंसर जो करेक्ट आ चुका है दैट इज 201। इसमें जो है थोड़ा सा आंसर 3,2,01 करके दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, मैंने आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। What do you understand by candidate keys in a table? Give a suitable example of candidate keys from a table containing some meaningful data. तो कैंडिडेट कीज कौन सी होती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉलम है, रोल नंबर का कॉलम है, आधार कार्ड नंबर का कॉलम है, ये तीनों कॉलम्स आपके प्राइमरी की बन सकते हैं, दैट मीन्स जिसमें से मेरा डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये तीनों मेरी कौन सी कीज हो गई, कैंडिडेट कीज। इन तीन कैंडिडेट कीज में से मैं किसी एक को क्या बना लूंगी, प्राइमरी की, बिकॉज मेरे पास एक ही प्राइमरी की होती है, और जिसको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया वो दोनों आपकी कौन सी हो गई, अल्टरनेट की। तो कैंडिडेट कीज कौन सी होती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, दैट कैन आइडेंटिफाई अ टपल यूनिकली, राइट।
और ये आपको टेबल गिवन है, इसमें आप आपका जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देंगे रिकॉर्ड्स को, वो आपकी क्या हो जाएंगी, कैंडिडेट कीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 23, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, SMTP और IPR। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट आता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद अ रिमोट मशीन। अगर मुझे रिमोट मशीन से कनेक्ट करना हो तो वहां पर हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज टेलनेट, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं, व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन्ड टू वेरिएबल x। ओके, रैंडम मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। लिस्ट मुझे गिवन है और लिस्ट को हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, L इक्वल्स टू 10, 7, 21, राइट। x इक्वल्स टू random डॉट रेंडेंट 1, 2, तो दैट मीन्स x में या तो वैल्यू 1 आएगी या फिर 2 आएगी। रेंडेंट फंक्शन है, इंटीजर वैल्यूज जनरेट करेगा और इसमें आपकी बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, तो मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम 2 फॉर i इन रेंज x। अब देखो x की दो वैल्यूज हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू 1 के लिए। तो x की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स मेरा लूप एक ही बार चलेगा, ठीक है। ये आपके जो है इनसाइड द फोर लूप इसको कंसीडर करना। तो y क्या कहता है, y इक्वल्स टू random डॉट रेंडेंट 1, x, तो दैट मीन्स 1, x की वैल्यू हम क्या लेकर के चल रहे हैं 1, तो y में वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1, राइट। और L ऑफ y फर्स्ट इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 7, तो या तो मेरे पास आंसर में क्या हो $7, वो हो सकता है करेक्ट वन। सेकेंड में अगर x की वैल्यू क्या ले लूं 2, तो जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगी तो मेरा लूप 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो वहां पर y की वैल्यू क्या है, random डॉट रेंडेंट 1, 2, तो y की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 हो सकती है, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा रही हूँ L ऑफ y, तो दैट मीन्स L ऑफ 1, तो या 1 और 2 इंडेक्स की वैल्यूज प्रिंट हो सकती है। सॉरी 1 पे आपका 10 तो नहीं है, 7 और 21 में से कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पर प्रिंट हो सकती है, ठीक है। 10 नहीं प्रिंट होगा, इनकरेक्ट है। और उसके बाद देखो इसमें भी 10 प्रिंट हो रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। बी करेक्ट है और डी करेक्ट है। $7 हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो, और 21 और 7 या 7, 21 दोनों ही हो सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी एंड डी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू x की 2 है और मिनिमम वैल्यू x की 1, राइट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि ये गलत है, यू नो व्हाई, बिकॉज यहाँ पर मुझे डिवीजन ऑपरेटर गिवन है और यहाँ पर कहीं पर भी आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे अपना अच्छे से। इसकी फटाफट से हम एक बार इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर इसके कोड्स भी हम ठीक कर लेंगे। देखो सारे क्वेश्चंस आपकी मैम प्रैक्टिकल करा रही है, ठीक है, इसलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा। आई होप आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है, मेरे साथ साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर जो डाउट है वो आपको उसी टाइम क्लियर भी हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं डिलीट, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, राइट। अब ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो a की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 200 और b की वैल्यू 20, राइट। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको a की वैल्यू मुझे गिवन है 200 और b की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 20, राइट। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, ये हो गई। अब क्या है, a इक्वल्स टू चेंजर a, b, तो दैट मीन्स चेंजर फंक्शन को हम कॉल करेंगे और a और b की हम वैल्यू पास करेंगे, दैट मीन्स 200 और 20 पास करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकंड वैल्यू आपकी किस में चली जाएगी, सेकंड आर्ग्यूमेंट में।
तो दैट मीन्स P में यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 200 और Q में वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से मेरे पास 20। ठीक है, ये जो Q इक्वल्स टू 10 लिखा है ये आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। व्हाट डज दिस मीन कि जब हम फंक्शन कॉल करें और सेकंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास ना करें तो Q की वैल्यू 10 होगी, अदरवाइज ये वाली आपकी डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स अगर यूजर पास करेगा तो वही वैल्यू कंसीडर होगी, यूजर पास नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर होगी। अब है मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट P इक्वल्स टू P डिवाइड बाई Q। तो P की वैल्यू है 200 डिवाइड बाई Q की वैल्यू है 20। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 10.0 और Q की वैल्यू क्या है P मॉडुलस Q। अब P की वैल्यू अपडेटेड लोगे दैट मीन्स 10.0 मॉडुलस Q की वैल्यू है मेरे पास 20। देखो मॉडुलस ऑपरेटर के केस में जब भी आपका फर्स्ट वाला ऑपरेंड दिस वन स्मॉलर है ना सेकंड वाले से, तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वैल्यू गिवन है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10.0। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ रिटर्न P, तो दैट मीन्स ये फंक्शन किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा P की वैल्यू रिटर्न करेगा और P की वैल्यू क्या है 10.0। तो ये P की वैल्यू किसको रिटर्न करेगा A को। तो यहाँ पर हम ए में 200 की वैल्यू ना आकर के क्या आ जाएगा 10.0 राइट। अब प्रिंट मुझे क्या कराना है, एक तो ये प्रिंट हो गया हमारे पास P हैश Q। तो P की वैल्यू क्या थी मेरे पास, आंसर को मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ 10.0 सॉरी हैश। पहले मैं ये वाले स्टेटमेंट का प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है 10.0 हैश और Q की वैल्यू क्या है मेरे पास 10.0 राइट। फिर जब यहाँ रिटर्न P कर देगा P की वैल्यू किस में आ जाएगी A में, A की वैल्यू अपडेट हो गई। प्रिंट $, A की वैल्यू है मेरे पास 10.0 डॉलर और B की वैल्यू मेरे पास क्या है 20 राइट ना, प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अब A इक्वल्स टू चेंजर A इक्वल्स टू चेंजर A, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर B होता लेट्स सपोज, तो चेंजर की वैल्यू मीन्स जो फंक्शन रिटर्न करता ना वैल्यू वो A की बजाय किस में आ जाती B में राइट। तो A इक्वल्स टू चेंजर फंक्शन को अब हमने कॉल किया यहाँ से और आर्ग्यूमेंट वैल्यू क्या पास करी A की वैल्यू क्या है मेरे पास 10.0। तो चेंजर फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से P में वैल्यू क्या आ गई 10.0 और Q में वैल्यू नहीं पास करी तो दैट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10। तो P इक्वल्स टू P डिवाइड बाई Q, P की वैल्यू 10.0 डिवाइड बाई Q, तो P की वैल्यू आ गई मेरे पास 1.0। Q क्या कहते हैं P मॉडुलस Q, दैट मीन्स 1.0 मॉडुलस Q की वैल्यू है 10, ये 1.0 है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1.0। अब मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट किसकी वैल्यू करानी है P हैश Q, P की वैल्यू है 1.0 हैश और उसके बाद आ जाएगा Q की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 1.0। रिटर्न P की वैल्यू रिटर्न करा दैट मीन्स 1.0 रिटर्न होकर किस में आएगी A में। अब प्रिंट क्या कराना है $, 1.0 डॉलर और B की वैल्यू मेरे पास क्या है 20। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये होगा, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, इसको हमने एग्जीक्यूट करा। आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर ही हमारा थोड़ा सा देखो 10.0 हैश 10.0 राइट। तो हमारा यहाँ पर क्या था 10.0 हैश 10.0, फिर आ रहा है 10.0 $20, ये भी करेक्ट है 10.0 $20। फिर आ रहा है 1.0 हैश 1.0, 1.0 हैश 1.0, 1.0 $20, 1.0 $20 राइट। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो चुका है, इसको हमने डिलीट कर दिया और जो इसका आंसर है एग्जैक्ट आंसर वो ये है राइट। और यहाँ पर ये आपका आंसर गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड ऑफ MySQL, राइट इट सिंटेक्स। देखो ड्रॉप और डिलीट कमांड में क्या डिफरेंस है,
एक तो लिखोगे आपका जो ड्रॉप कमांड है दिस इज योर DDL कमांड, और डिलीट कमांड आपकी DML कमांड है। ड्रॉप कमांड से आपके टेबल का पूरी टेबल ही डिलीट हो रही है, और डिलीट कमांड से आपके टेबल की रिकॉर्ड्स या फिर रोज डिलीट होंगी। ड्रॉप कमांड से आपका टेबल का स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा, डिलीट कमांड से आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंटेक्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर हम यहाँ देखें तो डिफरेंस आप देख सकते हो। डिलीट जो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, यूज व्हेन यू वांट टू रिमूव योर रिकॉर्ड्स, और ड्रॉप आपकी विच रिमूव्स द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको कंप्लीट टेबल से डिलीट करनी है टेबल, तो हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड। ये सिंटेक्स है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, अगर आप वेयर में कंडीशन नहीं भी लगाओगे तो सारी की सारी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगी, बट आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है दैट विल रिमेन इंटेक्ट, वो आपका एज इट इज ही रहेगा। और ड्रॉप टेबल जो सेकंड है कमांड, उसकी ड्रॉप टेबल नेम। नेक्स्ट हमारे पास आता है और पार्ट इसी का, फॉर अ टेबल कंपनी हैविंग कॉलम सी नंबर, सी नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ठीक है, राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। आपको हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी डिस्प्ले करानी है, तो यहाँ पर हमारी ग्रुप बाय कमांड यूज होगी। ठीक है, सेलेक्ट ग्रुप बाय कमांड का सिंटेक्स क्या रहता है, किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट, कॉमा, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल नेम इज फ्रॉम अ टेबल कंपनी, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। राइट, तो ये आपका इसका सिंटेक्स रहेगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम कंपनी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। राइट, तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी। So now let's discuss question number 26 of section C. Consider the following tables. ये आपको दो tables given है, one with name supplier and one with name product. तो इसमें जो मुझे first point given है, first question, write any one point of difference between equijoin and natural join. देखो equijoin और natural join का concept आपका तब आता है जब मेरे पास दो tables हैं और वो दोनों आपस में related हैं, linked हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद जब भी होगी एक कॉलम आपका ऐसा जरूर होगा जो दोनों टेबल्स में सेम होगा। तो इक्वी ज्वाइन क्या कहते हैं कि जब हम इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन लगाएंगे तो जो कॉलम आपका सेम है वो दो बार रिपीट होगा, और जो कॉलम आपका मींस नेचुरल ज्वाइन क्या कहते हैं, जो कॉलम रिपीट हो रहा है वो दो बार ना करके एक बार आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं इसी टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करती हूँ, राइट, तो यहाँ पर जो कॉलम रिपीट हो रहा है दैट इज सप्लायर आईडी। तो जब मैं इक्वी ज्वाइन लगाऊंगी तो ये सारे कॉलम्स आते हैं, तो जो कॉलम रिपीट हो रहा है वो दो बार आएगा, सप्लायर आईडी इसमें भी है और इसमें भी है। वेयरएज नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, इक्वालिटी की कंडीशन के बाद जो कॉलम मेरा दो बार है वो एक ही बार वहां पर डिस्प्ले होगा। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में ये मुझे कहता है फाइंड द आउटपुट। Select star from product P supplier S where P dot supplier ID equals to S dot supplier ID. तो select star from product है तो that means कि सारे के सारे दोनों टेबल्स के कॉलम्स के नेम डिस्प्ले होंगे। where P dot supplier ID equals to S dot supplier ID. तो देखो P dot supplier ID, तो यहाँ पर 222 और 333। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉलम के नेम्स आप लिख सकते हो, ये 1111 वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉलम के नेम्स लिख सकते हो लाइक पी नंबर, पी नेम, प्राइस और सप्लायर आईडी, एस नेम और सिटी। राइट, तो सप्लायर आईडी पहले हम पिक कर लेते हैं 222 के लिए। तो 222 के लिए आप ये सारी चीजें लिखोगे, सप्लायर नेम टीटीटी और चेन्नई के साथ। फिर यही सारी चीजें लिखोगे आप मींस ये वाली रो 103 इरेजर 5, यही आप लिखोगे टीटीटी और चेन्नई के साथ।
नेक्स्ट आप 333 वाली आईडी पिक करोगे, 102 पेंसिल 10 333 और AAX और CBE। इस तरीके से हम इसका आउटपुट लिखेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट नेचुरल जो इन सप्लायर। इक्वालिटी की कंडीशन में देख लेना, जहां पर वैल्यूज इक्वल होंगी प्लस ये सप्लायर आईडी वाला कॉलम आप यहाँ पर एक बार लिखोगे, राइट। अगर आपको ज्वाइन वाले क्वेश्चंस में या फिर क्वेरीज में डाउट है तो आप SQL की जो डिटेल्ड वीडियोस बनी हुई है उसमें जरूर चेक करना, ये सारे क्वेश्चंस भी उसमें एक्सप्लेन ऑलरेडी करे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसी का और पार्ट, राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट हाउस नेम टुलिप, हाउस कैप्टन राजेश एंड हाउस पॉइंट 278 इनटू टेबल हाउस, और ये आपके वो दे रखे हैं कॉलम के नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यूज लिखनी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम गिवन है हाउस और ये वैल्यूज, राइट। नेक्स्ट है राइट द आउटपुट फॉर SQL क्वेरीज 1 to 4 विच आर बेस्ड ऑन द स्टूडेंट टेबल गिवन बिलो। ये आपको स्टूडेंट टेबल गिवन है, ठीक है। सेलेक्ट काउंट स्टार सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एक तो काउंट स्टार और क्या डिस्प्ले कराना है मुझे, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी। ग्रुपिंग किसकी होगी, सिटी की, तो आगरा। और एक तरीके से मुझे काउंट करके लिखना है, तो आगरा देखो कितने टाइम्स आ रहा है, 1 और बस 1, ठीक है। नेक्स्ट सिटी हमने पिक करी मुंबई, मुंबई आ रहा है मेरे पास 1 2 टाइम्स। नेक्स्ट सिटी हमने पिक करी दिल्ली, 1 2, ये भी 2 टाइम्स। नेक्स्ट है दुबई 1 टाइम, और उसके बाद है मॉस्को 2 टाइम्स, राइट। और उसके बाद क्या कह रहा है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, तो जिसमें काउंट स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आगरा और दुबई हट जाएंगे। फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, 2 मुंबई 2 दिल्ली एंड देन 2 मॉस्को, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, सेलेक्ट मिक्स DOB मिन DOB फ्रॉम स्टूडेंट। ये आपको स्टूडेंट टेबल गिवन है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मिक्स DOB और मिन DOB, ठीक है। तो मैक्स और मिन फंक्शन आपके किस तरीके से वर्क करते हैं, ईयर मंथ और डेट। तो जिसका ईयर सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसका ईयर सबसे कम होगा वो मिनिमम होगा। इसके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि आपकी जो डेट एंटर होनी चाहिए वो ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डेट एंटर है वो वैसे तो ईयर मंथ डेट फॉर्मेट में नहीं है, बट ये CBSE के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने इसको ईयर मंथ डेट के फॉर्मेट में ट्रीट करके आंसर लिख रखा है, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट नेम जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। तो जहां पर सिटी दिल्ली है क्या क्या डिस्प्ले कराना है, नेम और जेंडर, दैट मीन्स सनल F और स्टोर M। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। डिस्टिंक्ट क्या करता है, जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उसको वो एक बार लिखेगा, तो दैट मीन्स 10 11 और 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल codes.txt हैज द फॉलोइंग डेटा रिटन इन इट। लिविंग अ लाइफ, ये सारा डेटा गिवन है। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन द फाइल, कि आपकी फाइल में कितने वर्ड्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, codes.txt नेम से अपना टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आई थिंक फाइल हैंडलिंग, इसमें हमारे पास codes.txt नेम से एक टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी है और यही टेक्स्ट आई थिंक इसमें गिवन है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर हमने अपना एक न्यू फाइल ओपन कर ली, डेफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन का नेम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही लिखेंगे, नहीं गिवन तो अपनी तरफ से, ठीक है। काउंट वर्ड्स, तो सबसे पहला काम हम फाइल को ओपन करेंगे, फाइल नेम इज codes.txt, इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड में, राइट। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले देखो मुझे किस पे वर्क करना है, वर्ड्स काउंट करने, राइट। तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपना डेटा रीड कर देती हूँ, डेटा इक्वल्स टू f.read, और प्रिंट करा देते हैं इस डेटा को। देखें तो सही कि ये सही से रीड कर रहा है मेरा डेटा या नहीं कर रहा। और फिर मैंने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया।
और यहाँ पर हमने लिख दिया लेट सपोज काउंट वर्ड्स, राइट। अब यहाँ पर ये सारे सही से दिख रहा है, ठीक है। इसको हम टेक्स्ट को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट आर राइट इवन व्हेन, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। इवन व्हेन इट्स हार्ड, राइट। इसको हमने सेव किया और इसको एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा डेटा तो ठीक से रीड कर रहा है। देखो अब मेरे पास ना एक स्प्लिट फंक्शन होता है, उसका हम यूज करेंगे। स्प्लिट फंक्शन क्या काम करते हैं, मैंने डेटा रीड कर लिया, इस डेटा पर मैंने क्या लगा दिया, अपना स्प्लिट फंक्शन, राइट। और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, वर्ड्स नेम के वेरिएबल से। अब मैं जरा ना इस वर्ड्स को प्रिंट कराना चाहती हूँ कि मेरा स्प्लिट फंक्शन काम क्या कर रहा है, राइट। तो ध्यान से देखो, मेरा जो स्प्लिट फंक्शन है वो क्या काम करेगा, अप्लाई तो होता है वो स्ट्रिंग पर, ठीक है। डेटा जो मेरा वेरिएबल है इसमें किस टाइप की वैल्यू आई है, रीड फंक्शन ने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दी है, तो आपका जो स्प्लिट फंक्शन है अप्लाई तो किस पर होगा, स्ट्रिंग पर। और ये मुझे आंसर देगा लिस्ट की फॉर्म में। तो बाय डिफॉल्ट ये स्प्लिट करता है स्पेसेस से, तो जहां जहां स्पेसेस से इसने वहां पर इसको वर्ड्स को काउंट मतलब स्प्लिट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको काउंट करना है। अब इन वर्ड्स को काउंट करने के मेरे पास दो मेथड्स, ठीक है। या तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख दूं लेंथ ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आ गई है, तो मैं सिंपल लेंथ फंक्शन से उसमें काउंट कर सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, राइट। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं, 40। सेकेंड मेथड क्या है इसी को करने का, मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा सकती हूँ, फॉर आई इन वर्ड्स, और जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार मैं एक वेरिएबल ले लूंगी और इनिशियलाइज कर दूंगी 0 से। जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर हमने लिख दिया प्रिंट, और इस काउंट वेरिएबल की मैंने क्या प्रिंट करा दी, वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 40। तो इट्स योर चॉइस, आप कोई सा भी मेथड इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट अ फंक्शन इन पाइथन to count the number of lines in a text file story.txt which is starting with an alphabet A। आपको काउंट करा के डिस्प्ले करानी है वो नंबर ऑफ लाइंस जो आपकी ए से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हम अपना इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसमें देख लेना चाहिए था ना, कोई लाइन आपकी ए से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस poem.txt वाले फाइल और sample.txt ये है, ठीक है। ये वाली हम फाइल ले लेते हैं। india.txt, इसमें कुछ लाइंस आपकी ये ए से स्टार्ट हो रही हैं और कुछ आपकी नहीं हो रही, ठीक है। तो हमें वो डिस्प्ले करानी है जो आपकी ए से स्टार्ट हो रही है। चलो ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इसी में ही कर देते हैं, ठीक है। काउंट लाइंस हम इसको कर देते हैं। चलो अब हमने फाइल ओपन करी, आई थिंक india.txt, और उसके बाद हमने इसको रीड मोड में ओपन करा। अब देखो मुझे लाइंस को काउंट करना ना, तो मैं प्रेफर करूंगी कि अपना रीड लाइंस फंक्शन लगा लूं, राइट। अब मैं एक बार इस डेटा वेरिएबल को प्रिंट कराती हूँ, जरा ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, और फंक्शन का नेम हो गया यहाँ पर काउंट लाइंस, राइट। अब रीड लाइंस फंक्शन इस फॉर्म में डेटा दे रहा है, ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में ही देते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन डेटा। अब जो जो लिस्ट में एलिमेंट्स थे उसको ये 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा, राइट। नाउ सी दिस, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा एक बैकस्लैश मींस एक्स्ट्रा लाइन भी प्रिंट करता है। अब अगर ये आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम सिंपल एंड आर्ग्यूमेंट ले सकते। डेटा सही से रीड हो गया। अब क्वेश्चन में वो मुझे क्या कह रहा है, टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर स्टार्टिंग विद अल्फाबेट ए, कैपिटल ए मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एक एक लाइन को वो रीड कर रहा है, ठीक है। इफ आई ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू ए, कि अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स पर ए है, तो वो क्या कर दे, उसको प्रिंट करा दे, राइट। पहले हम देख लेते हैं कि ये सिर्फ ए वाले प्रिंट करा रहा है या नहीं करा रहा। बिल्कुल सिर्फ जो लाइंस ए से स्टार्ट हो रही थी देखो वही प्रिंट कराई है। अब मुझे इसको काउंट करना है, डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है। तो जब भी कुछ काउंट करना है, एक वेरिएबल लो, इनिशियलाइज करो 0 से,
यहाँ इसको प्रिंट कराने के बजाय इसको इंक्रीमेंट कर दो 1 से, और आउटसाइड द फॉर लूप इसको हम प्रिंट करा देंगे, राइट। टोटल लाइंस स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट ए, और किस वेरिएबल में है वो, काउंट वेरिएबल, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। टोटल 2 लाइन्स हैं जो आपकी ए से स्टार्ट हो रही है, राइट। चलो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या कहते हैं, राइट द एक्चुअल डेटा टाइप्स एज पर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ अ टेबल। ओके, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर गिवन है टेबल का, आपको उसकी एक्चुअल डेटा टाइप लिखनी है विथ लेंथ। तो फील्ड क्या है, PID 11 डिजिट नंबर, तो आप यहाँ पर इंटीजर और 11 लिख सकते हो या फिर बिग इंटीजर, बट एक्चुअल डेटा टाइप लिखा है विद लेंथ लिखा है। प्रोडक्ट नेम कैन बी अप टू 25 कैरेक्टर्स, तो varchar या कैर ले सकते हो, और साइज हमने दे दिया 25। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, इसकी डेटा टाइप आप डेट लिख सकते हो, और प्राइस 7 डिजिट्स नंबर विच इंक्लूड्स 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो 7,2 लिख सकते हो, राइट। ठीक है, फ्लोट डेसिमल आप ले सकते हो, और इसमें देखो क्वेश्चन में वैसे कैपिटल ए मेंशन था इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा है, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। Vani created a table named customer that have field C number, customer name, address or amount. Now she wants to increase the width to 30 characters of the column address. Okay, जो उसने टेबल क्रिएट की थी ना कस्टमर नेम से, उसमें एक कॉलम था एड्रेस, उसकी साइज को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हमारी जो कमांड यूज होगी दैट इज ऑल्टर, सिंटेक्स रहेगा मेरे पास ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज कस्टमर, और यहाँ पर आप यूज करोगे मॉडिफाई, किस कॉलम में चेंज करना है, एड्रेस, तो मॉडिफाई एड्रेस varchar, और साइज आप दे दोगे, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे varchar और साइज क्या आ जाएगा 30। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या हो गया कस्टमर, मॉडिफाई वर्ड यूज करोगे, कॉलम का नेम क्या लिखेंगे एड्रेस, और varchar, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइज 30। नेक्स्ट मुझे क्या कहते हैं, राइट अ फंक्शन इंडेक्स लिस्ट वेयर L इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स passed as argument to the function. The function returns another list named index list that stores the index of all non-zero elements of L. For example, अगर मुझे ये लिस्ट गिवन है तो इंडेक्स लिस्ट में ये आ जाए, तो दैट मीन्स जो आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका इंडेक्स मुझे चाहिए, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने डिफाइन कर लिया, मुझे फंक्शन का नेम गिवन है, चलो ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया इंडेक्स लिस्ट, राइट। और एक मुझे ये लिस्ट गिवन है, एल नेम से, राइट। ओ चलो अब ध्यान से देखो, राइट अ फंक्शन इंडेक्स लिस्ट एल, ये हमने डिफाइन कर दिया, वेयर एल इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। तो जब आप ये इंडेक्स लिस्ट नाम से फंक्शन को कॉल करोगे तो यहाँ पर मुझे ये एल आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है। द फंक्शन रिटर्न्स अनदर लिस्ट, फंक्शन एक और लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, किस नेम से, इंडेक्स लिस्ट। तो यहाँ पर हम एक इंडेक्स लिस्ट नेम से एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, जो मेरा फंक्शन यहाँ पर रिटर्न करेगा, राइट, यही लिख रखा है, another name list index list that stores the indexes of all non zero elements। अब मैं क्या करूंगी, अपने इस लिस्ट पर फोर लूप लगा दूंगी, फॉर आई इन एल। अब जब मैं फोर लूप लगाऊंगी अपने लिस्ट पर तो मेरे पास एक एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, बट मेरे को ना काम उसके इंडेक्स से भी है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रेंज फंक्शन का यूज करना प्रेफर करूंगी, रेंज लेंथ ऑफ एल, ठीक है। अगर मैं सिंपल फॉर आई इन एल लिखूंगी, मेरे पास आई में एलिमेंट आ रहा है बट मुझे उसके जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स भी चाहिए, वो मुझे मेरा रेंज फंक्शन दे देगा, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल लिखा, इफ एल ऑफ आई में एलिमेंट आ गया,
अगर वो एल ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो एलिमेंट हो गया। अब मैं उस लिस्ट में अपेंड करा दूंगी अपना क्या एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है, एल ऑफ आई, राइट। और यहाँ पर मैं उसको क्या करा रही हूँ, रिटर्न, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अगर वो रिटर्न कर रहे तो प्रिंट कराएंगे, या तो यहाँ पर कोई एक वेरिएबल लेके इसमें प्रिंट करा दो, या फिर सिंपल आप यहाँ पर प्रिंट इंडेक्स ऑफ लिस्ट भी लिख सकते हो। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पर हमारे पास जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे उनका इंडेक्स आ जाएगा, राइट। इसमें आ रहा है 0 1 3 5। लेट्स चेक इट आउट, हमारा क्या आता है, इंडेक्स लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ओ चलो 12 4, ओके। मुझे यहाँ पर क्या अपेंड कराना है, इंडेक्स, और इंडेक्स किस वेरिएबल में है, आई में, ठीक है। एल ऑफ आई में मेरे पास क्या है, एलिमेंट। तो ये आ गया आपका 0 1 3 5, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश पैकेज एंड पॉप पैकेज to add details of employee containing information, employee ID, name और salary in the form of tuple, ठीक है, and delete a package from a list of package description considering them to act push and pop operations, okay, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल एक पुश नेम से फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है। पैकेज नेम से आपके लिस्ट है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी, इसका मैंने क्या बना दिया, टपल, और इसको अपने लिस्ट में क्या कर दिया, ऐड, ठीक है। एक तरीके से बनेगा क्या, एक लिस्ट और एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट आपका टपल की फॉर्म में होगा, ठीक है। पॉप करना, अगर वो एम्प्टी है तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज पॉप फंक्शन लगा करके आप एलिमेंट को प्रिंट करा दोगे, सिंपल। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट। जिया हैज अ लिस्ट कंटेनिंग 8 इंटीजर्स है उसमें। यू नीड टू हेल्प हर क्रिएट अ प्रोग्राम with 2 user defined functions to perform the following operations based on this list, okay। दो functions बनाने हैं, ठीक है। traverse the content of the list and push those numbers into a stack which are divisible by both 5 and 3। तो divisibility के लिए हम अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट। ये आपने लिखा फॉर ए आर ऑफ एक्स मॉड्यूलस 5 एंड ए आर ऑफ एक्स मॉड्यूलस 3, अगर वो दोनों इक्वल मीन्स 0 के इक्वल हैं 5 से भी और 3 से भी, तब हम उसको अपने लिस्ट में क्या करा देंगे, अपेंड करा देंगे। दूसरा क्या है, पॉप करना है और कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अगर वो लेंथ 0 है तो अंडरफ्लो केस है, पॉप नहीं होगा, अदरवाइज हम वहां पर अपना पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। इसको आप वाइल लूप में भी लिख सकते हो कि जब तक एलिमेंट्स हैं मेरे पास लिस्ट में तब तक वो 1 बाय 1 पॉप होते रहेंगे, और जब मेरे पास लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी उसको हम अपना फिर डिस्प्ले करा देंगे मैसेज को, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है डेटा स्ट्रक्चर स्टैक के, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इसके लिए आप मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट ईयर हमने एक लाइव सेशन कंडक्ट किया था जिसमें इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो वो वाले वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन डी भी कंप्लीट हो, सॉरी सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन डी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ सेक्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा जो है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग। Alpha Private Limited is setting up the network in Chennai. There are 4 blocks, block A, B, C and D. ये 4 blocks given है। इन टाइप के क्वेश्चंस में मुझे 2 टेबल्स गिवन होती है, एक होती है डिस्टेंस की टेबल प्लस सेकेंड टेबल गिवन होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग कितने हैं। तो ये हमें डिस्टेंस गिवन है, मीटर्स में है, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी हमें गिवन है हर एक बिल्डिंग में, ब्लॉक ए, बी, सी और डी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल ब्लॉक टू प्लेस द सर्वर विद अ सुटेबल रीजन। तो सर्वर हमेशा वहां पर प्लेस किया जाएगा वेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम। तो ये हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की टेबल है। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स किस ब्लॉक में है, ब्लॉक ए में। तो ब्लॉक ए को हम क्या बना देंगे, अपना सर्वर, राइट। रीजन बिंग दैट बिकॉज ब्लॉक ए हैज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, राइट।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, सजेस्ट द केबल लेआउट फॉर कनेक्शंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स। अब देखो जब भी हमारा जो केबल लेआउट का क्वेश्चन होता है उसको ड्रॉ करने की वी आर हैविंग टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग द बस टोपोलॉजी एंड सेकंड बाय यूजिंग द स्टार टोपोलॉजी। कई बार तो आप क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता, स्टार टोपोलॉजी ड्रॉ कर देते हो कि ये हमारा सर्वर है और उसी से आप बाकी ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देते हो। टू सम एक्सटेंट दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसमें कहीं पर लिखा नहीं है कि बेस्ट केबल लेआउट या फिर जहां पर मिनिमम केबल रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम इसको स्टार टोपोलॉजी के थ्रू ड्रॉ करेंगे यूजिंग स्टार टोपोलॉजी, राइट, और जो सर्वर है हमारा दैट इज ब्लॉक ए। ब्लॉक ए को हमने सर्वर बनाया है। अब इस ब्लॉक को मैं बाकी सारे ब्लॉक से कनेक्ट कर दूंगी। तो दिस इज माई ब्लॉक बी, ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी। तो ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज 75 मीटर। फ्रॉम ब्लॉक ए टू ब्लॉक सी 170 मीटर एंड फ्रॉम ब्लॉक ए टू ब्लॉक डी दैट इज 100 मीटर्स, राइट। इसी को करने का हमारा जो सेकेंड मेथड है दैट इज बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी में हम क्या देखते हैं, 80-20 रूल बोलते हैं, या फिर मिनिमम जो हमारा डिस्टेंस होगा उसके थ्रू हम करेंगे, राइट। तो अब हमारा देखो हम यहाँ पर बना लेते हैं ब्लॉक ए बी सी और डी। ये हमने लेआउट ले लिया ब्लॉक ए बी सी और डी, राइट। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, 4 बिल्डिंग्स हैं, दैट मीन्स फॉर n बिल्डिंग्स वी रिक्वायर n-1 वायर्स। 4 बिल्डिंग्स है तो मुझे 3 कनेक्शंस करने हैं। उसमें मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी मेरा क्लोज्ड लूप ना बने, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेरे पास है ब्लॉक सी टू ब्लॉक डी, ठीक है। ब्लॉक सी टू ब्लॉक डी है मेरे पास 50 मीटर्स। देन नेक्स्ट है मेरे पास आई थिंक 75 मीटर फ्रॉम ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी, 75 मीटर, राइट। अब थर्ड मेरे पास आता है 100 मीटर फ्रॉम ब्लॉक ए टू ब्लॉक डी, राइट। ब्लॉक ए से लेकर के ब्लॉक डी तक। अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर क्लोज्ड लूप नहीं बना, क्लोज्ड लूप मीन्स लाइक मेरे पास इस तरीके से होता, ए और बी को कनेक्ट कर दिया, बी और ए और सी को कर दिया, फिर मेरा ए और सी में आ जाता कि वो तीनों तरफ से बंद हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स ये मेरा क्लोज लूप नहीं बन रहा। ए टू डी है मेरे पास 100 मीटर और ए टू बी है सॉरी हाँ ए टू बी है मेरे पास 75 मीटर, राइट। तो अगर मैं इनको प्लस करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है कि मेरा जो बस टोपोलॉजी है वो डिस्टेंस या फिर वायर की जो लेंथ होगी वो कम लेगा। तो बेस्ट पॉसिबल तो मुझे कौन सा लग रहा है, बस टोपोलॉजी, राइट। अगर आप चाहो तो स्टार टोपोलॉजी भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन और सजेस्ट द बेस्ट केबल लेआउट या फिर जो मिनिमम केबल लेंथ ले रहा हो तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड, फिर आपको उसी अकॉर्डिंग अपना जो लेआउट है वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज इसी का है थर्ड पार्ट, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। तो स्विच और हब और रिपीटर्स। देखो स्विच और हब हम अपना हर एक ब्लॉक के हर एक बिल्डिंग में उसको हर एक सिस्टम पर कनेक्ट करेंगे, और रिपीटर्स हम जनरली प्लेस करते हैं जब मेरा जो डिस्टेंस है ऑन एन एवरेज 70 to 100 मीटर से ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर आप स्टार टोपोलॉजी ड्रॉ कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर भी रिपीटर्स चाहिए, यहाँ भी रिपीटर्स चाहिए, यहाँ भी रिपीटर्स चाहिए। वेरएज अगर आप यहाँ पर अपना बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हो तो मुझे तीनों जगह तो रिपीटर्स नहीं चाहिए, ठीक है। 75 मीटर ऑन एन एवरेज आप कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बिकॉज एट सम प्लेसेस यू विल फाइंड कि जो रिपीटर का डिस्टेंस है दैट इज अबव 70 मीटर, और कई जगहों पर आप पढ़ोगे दैट इज अबव 100 मीटर्स। तो ऑन एन एवरेज आप 70 to 100 मीटर की रेंज ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट, द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स फ्रंट ऑफिस situated in the city in a hilly region where cable connection जो पॉसिबल नहीं है, तो hilly region की बात हो रही है। suggest an economic way to connect with reasonably high speed। अभी इकोनॉमिक वे भी कह रहा है और हाई स्पीड भी कह रहा है। देखो जो हाई स्पीड देगा वो इकोनॉमिक तो नहीं होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो माइक्रोवेव है या फिर रेडियो वेव है, ठीक है। बट ये मुझे कह रहा है इकोनॉमिक मेरा माइक्रोवेव होता है, बट ये कह रहा है हाई स्पीड मेरा रेडियो वेव्स देता है। तो यहाँ पर आप विद रीजन जो अपना आंसर विद एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, राइट।
और यहाँ पर रिपीटर्स का डिस्टेंस 70 मीटर दे रखा है। रेडियो वेव्स भी आप लिख सकते हो, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज इट, लैन, वैन और वैन। देखो जो डिस्टेंस है वो काफी स्मॉल है, मीटर्स है, अप टू 150 170 मीटर्स की रेंज में सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा नेटवर्क होगा वो कौन सा बनेगा, लैन नेटवर्क, राइट। या नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है और अगेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको हम अपना पाइथन में लिख के एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज ताकि जो भी अगर आंसर कहीं पर इनकरेक्ट या करेक्ट हो तो वो हमारा प्रॉपर मैच हो जाए, राइट। और ये अल्फा है हमारी आई थिंक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या है, डेटा नेम से एक लिस्ट गिवन है, ठीक है। डिक्शनरी नहीं है, ये लिस्ट है, ठीक है। उसमें फर्स्ट एलिमेंट मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, दैट इज पी, और सेकंड एलिमेंट मेरा इंटीजर टाइप का, दैट इज 20, और थर्ड एलिमेंट मेरा आर, फिर 10, फिर एस और फिर 30। टाइम्स नेम से मुझे एक वेरिएबल गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है, 0, और उसके बाद अल्फा मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, एंड देन ऐड एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किससे इनिशियलाइज कर रखी है, 0 से। फॉर लूप है फॉर सी इन रेंज 1,6,2, और टाइम्स की हमें एग्जीक्यूट करनी है स्टेटमेंट्स, राइट। और उसके बाद प्रिंट फंक्शन जो स्टेटमेंट है वो एट द एंड ऑफ फॉर लूप है, तो दैट मीन्स मेरे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से। देखो जब भी आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे आपको लिस्ट गिवन हो, स्ट्रिंग गिवन हो, आपने सबसे पहला काम इंडेक्सिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डेटा नेम से एक लिस्ट गिवन है, राइट। तो जो डेटा नेम से मुझे यहाँ पर लिस्ट गिवन है उसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हमारे एलिमेंट्स। तो दैट इज पी, फिर है 20, फिर आर, देन 10, एस और फिर 30, राइट। तो उसके बाद हम इसकी क्या कर देते हैं, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। और अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये सारी वैल्यूज गिवन है मुझे। टाइम्स की वैल्यू है मेरे पास 0, अल्फा मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, और ऐड वेरिएबल की वैल्यू मुझे 0 गिवन है, राइट। अब यहाँ पर है फॉर सी इन रेंज 1,6,2, तो दैट मीन्स जो रेंज फंक्शन है स्टेप वैल्यू 2 गिवन है, 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 2 करेंगे 5, तो दैट मीन्स, और स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है वैसे भी, तो 1 3 और 5 तीन वैल्यूज के लिए मेरा लूप ये वाला चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, जब मेरे पास सी की वैल्यू क्या है, 1। तो जब सी की वैल्यू 1 है, इसको एग्जीक्यूट कर दो, सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। टाइम्स इक्वल्स टू टाइम्स प्लस सी, टाइम्स की वैल्यू क्या है, 0 प्लस सी, सी की वैल्यू मेरे पास 1, अल्फा, तो टाइम्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू, इस अल्फा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, प्लस डेटा ऑफ सी -1, डेटा मेरे पास लिस्ट है, सी -1, सी की वैल्यू 1, 1 - 1 0, राइट। और प्लस क्या मुझे गिवन है यहाँ पर, डॉलर। अल्फा में क्या आ जाएगा, डेटा ऑफ 0, जो डेटा लिस्ट है 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, p प्लस डॉलर। देखो स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर कंकेटिनेट कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, इस अल्फा वेरिएबल में p डॉलर, राइट। और ऐड इक्वल्स टू ऐड प्लस डेटा सी, ऐड, ऐड की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 प्लस डेटा ऑफ सी, सी की वैल्यू 1, और फर्स्ट इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, 20, तो ऐड वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 20। एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब मेरे पास c की वैल्यू क्या है, 3। 3 बार लूप चलेगा, एक बार 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए। 1 के लिए हो गया, अब हम करेंगे 3 के लिए। तो यहाँ पर टाइम्स इक्वल्स टू टाइम्स प्लस सी, तो टाइम्स प्लस सी जब हम करेंगे तो फिर टाइम्स की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू लेनी है। टाइम्स की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 1 प्लस सी, सी की वैल्यू है मेरे पास 3, तो टाइम्स की वैल्यू हो गई मेरे पास 4, राइट। और अब है मेरे पास अल्फा,
अल्फा की वैल्यू है अल्फा प्लस, अब अल्फा की वैल्यू आप क्या लोगे, पी डॉलर प्लस डेटा ऑफ सी माइनस वन, सी की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, और सेकेंड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है आर प्लस यहाँ पर क्या आ गया डॉलर। तो अल्फा में मेरे पास आ गया पी डॉलर और आर डॉलर, राइट। और इस ऐड वेरिएबल में मेरे पास है ऐड प्लस डेटा ऑफ सी, ऐड की वैल्यू थी मेरे पास 20 प्लस डेटा ऑफ सी, सी की वैल्यू 3, थर्ड इंडेक्स पर है मेरे पास 10, यहाँ से चेक करोगे, राइट। तो 20 प्लस 10 30, ये ऐड की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारा c इक्वल्स टू 5 के लिए, एक बार और लूप चलेगा। देखो अगर यही प्रिंट फंक्शन जो है मेरा इनसाइड द फॉर लूप होता और ये वैल्यूज में साथ साथ प्रिंट करा देती टाइम्स ऐड और अल्फा, तो मैं क्या प्रिंट करा देती 1 पी डॉलर मीन्स 20 और पी डॉलर, फिर आ जाता 4 30 पी डॉलर आर डॉलर, इस तरीके से, ठीक है। अब है सी की वैल्यू 5, तो टाइम्स वेरिएबल में आपका क्या आ जाएगा टाइम्स प्लस सी, टाइम्स की वैल्यू अपडेटेड क्या है 4, 4 प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास 5, तो टाइम्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस डेटा ऑफ सी माइनस 1, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास पी डॉलर आर डॉलर प्लस डेटा ऑफ सी माइनस 1, सी की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 4, और फोर्थ इंडेक्स पर क्या गिवन है एस, और प्लस हम कर देंगे साथ में ये वाला डॉलर सिंबल। तो अल्फा की वैल्यू हो गई है मेरे पास पी डॉलर आर डॉलर और एस डॉलर, राइट। और यहाँ से इस ऐड वेरिएबल की वैल्यू हो गई मेरे पास ऐड प्लस डेटा ऑफ सी, ऐड की वैल्यू क्या थी मेरे पास 30 प्लस डेटा ऑफ सी, सी की वैल्यू 5, और फिफ्थ इंडेक्स पर मेरे पास क्या है 30, तो 30 प्लस 30 60। अब प्रिंट मुझे क्या कराना है टाइम्स ऐड और अल्फा, तो फाइनल आंसर हम अपना यहाँ पर लिख लेते हैं। टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू आई है मेरे पास 9, और उसके बाद ऐड की वैल्यू आई है मेरे पास 60, उसके बाद है मेरे पास अल्फा, तो दैट मीन्स पी डॉलर आर डॉलर और एस डॉलर, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब इसको हम एक बार फटाफट से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, बस इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर हमारा आंसर टैली हो जाएगा। तब तक आंसर को एक बार और देख लीजिए, 9 फिर स्पेस देकर है मेरे पास 60, और फिर है मेरे पास स्पेस देकर के पी डॉलर आर डॉलर और एस डॉलर, राइट। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से, सेव यस, नाइन 60 पी डॉलर आर डॉलर और एस डॉलर, राइट। तो ये हमारा आंसर क्या है करेक्ट, राइट। तो अब हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज, और इसका आंसर और टैली कर लेते हैं, यस 960 पी डॉलर आर डॉलर और एस डॉलर, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमें क्या कहते हैं, द गिवन प्रोग्राम इज यूज टू कनेक्ट विद MySQL and show the name of all the records from the table htmaster from the database Oracle NK, write the missing statement to complete the code। ये कोड कंप्लीट करना है, मिसिंग स्टेटमेंट है उसको फिल करना है। अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या आता है import mysql डॉट कनेक्टर, राइट। तो जब हम इसका अलायस लेते हैं तो यहाँ पर हम एज करके लिख देते हैं, तो import mysql डॉट कनेक्टर एज PyMySQL, तो ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है। PyMySQL डॉट ये हमारा काम करेगा कनेक्ट फंक्शन, कनेक्ट हो जाएगा। होस्ट में है लोकल होस्ट यूजर रूट, और ये हमारा होगा पासवर्ड, राइट। और डेटाबेस का नेम हो गया। इफ dbcon डॉट इज कनेक्टेड फॉल्स है तो इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी यहाँ पर होनी चाहिए, एरर इन एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। उसके बाद देखो मैं क्वेरी एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स उससे पहले मुझे क्या करना है कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, और कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आई हैव टू कॉल द कर्सर फंक्शन। तो यहाँ पर हम किसको कॉल करेंगे, ब्रैकेट्स लिखी हुई है, डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है ये, और कर्सर फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। उसके बाद क्वेरी एक वेरिएबल लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम htmaster, सारे रिकॉर्ड्स फेच हो रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी क्वेरी को क्या कर दूंगी एग्जीक्यूट कर दूंगी।
फेच मैनी फंक्शन से 3 रिकॉर्ड्स को मैंने फेच किया है, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कराया है और एट द एंड मैं अपने डेटाबेस के कनेक्शन को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने ये क्लोज फंक्शन को कॉल किया, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो import mysql डॉट कनेक्टर एज PyMySQL स्पेस आएगा, इसमें कनेक्ट फंक्शन हो गया, यहाँ से पासवर्ड हो गया और कर्सर फंक्शन को कॉल किया, एग्जीक्यूट क्वेरी और ये डेटाबेस कनेक्शन क्लोज, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन का और पार्ट, कंसीडर द प्रोग्राम गिवन बिलो एंड जस्टिफाई द आउटपुट। अब ये आपको प्रोग्राम गिवन है, राइट। अब इसमें हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, इसमें आउटपुट भी गिवन है, इसका आउटपुट मुझे नहीं फाइंड आउट करना। ये ग्लोबल कीवर्ड क्या काम करेगा कि ये जो फंक्शन है जो भी चेंजेस करेगा वो किस में रिफ्लेक्ट होंगे, ग्लोबल वेरिएबल में, ठीक है। इनसाइड ऐड लिखा था, आई एम अज्यूमिंग कि आपकी स्टेटमेंट जो है ऐड फंक्शन के अंदर ही है। अभी आउटपुट गिवन है इनसाइड ऐड 12 और इन मेन 15, तो इसको हमने ऐड एग्जीक्यूट किया, तो इनसाइड ऐड 12 और इन मेन 15 ये आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आंसर आ कैसे रहा है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सी एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, वैल्यू क्या असाइन कर दी हमने यहाँ पर 10, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद है डेफ ऐड फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ऐड फंक्शन को यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉल किया। तो जब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगी तो यहाँ पर ग्लोबल सी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन अगर कोई भी चेंजेस करेगा सी वेरिएबल में तो आउटसाइड द फंक्शन वो रिफ्लेक्ट होंगे ग्लोबल वेरिएबल में। तो c इक्वल्स टू c प्लस 2, सी की वैल्यू क्या थी 10, 10 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया 12, तो इस c की वैल्यू अब क्या हो गई मेरे पास 12। इनसाइड ऐड क्या प्रिंट हो जाएगा 12। अब यहाँ पर क्या लिखा है c इक्वल्स टू 15, राइट। अब वैल्यू तो चेंज हो गई है इन मेन, अब यहाँ पर c की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 50, राइट। अगर ये c इक्वल्स टू 15 नहीं होता तो c की वैल्यू क्या प्रिंट होती मेरे पास 12, राइट। तो ये आपका हो गया, यही हमने एग्जीक्यूट करके देखा था। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, व्हाट इज द आउटपुट इफ ग्लोबल सी इज नॉट रिटर्न इन द फंक्शन ऐड। कि आपका ये जो फंक्शन ऐड है इसमें अगर मैं ये ग्लोबल सी वाली स्टेटमेंट हटा दूं, ये ना लिखूं, राइट, तो मेरे पास क्या डिफरेंस रहेगा, क्या आउटपुट आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ऐड फंक्शन को कॉल किया हमने, बिल्कुल किया, ऐड फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया, c इक्वल्स टू c प्लस 2। अब जो ये c है ना यहाँ पर उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग क्या देना चाहिए इसको, एरर, राइट। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कि क्या ये अब एरर दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस ग्लोबल सी स्टेटमेंट को हम क्या कर देते हैं, कमेंट, ठीक है। इसी स्टेटमेंट में एरर दे रहा है c इक्वल्स टू c प्लस 2, अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल जो c है रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, कि आपका ये जो लोकल वेरिएबल मींस जो ये c इक्वल्स टू c प्लस 2, इस c को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू कोई डायरेक्टली एक्सेस तो कर सकता है, बट अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल होता तो, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पर c की जगह पर मैंने क्या कर दिया d, इससे क्या होगा d इक्वल्स टू c प्लस 2। अब ये c की वैल्यू को मींस इसको c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये c की वैल्यू क्या ले लेगा 10, राइट, ग्लोबल वाले को लेगा। पहले ये ग्लोबल क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि क्या लिखा हुआ था c इक्वल्स टू c प्लस 2, राइट। तो व्हाट डज दिस मीन कि एक हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं, तो इस टाइम पर इसको c की वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही, राइट। इस पर ऑलरेडी ग्लोबल लोकल वेरिएबल के कंसेप्ट पर एक बिल्कुल डिटेल में वीडियो एक्सप्लेन है, यही सारे कंसेप्ट उसमें विद एग्जांपल विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, वो जरूर चेक कर लीजिएगा, राइट। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हो, आपको ये समझ में आ रहे हैं, सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो रहे हैं। इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या गिवन है। तो इसका आंसर जो है गलत गिवन है, आई थिंक। इसमें क्या गिवन है, इन द फंक्शन ऐड ग्लोबल सी इज इंक्रीमेंट ड्यू टू यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड इन द मेन प्रोग्राम लोकल सी इज प्रिंटेड। हाँ, इफ ग्लोबल सी इज नॉट यूज देन c इक्वल्स टू c प्लस 2 विल शो एरर एज देयर इज नो लोकल वेरिएबल सी इन फंक्शन, करेक्ट गिवन है, ठीक है। चलो उसके बाद है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अवनी इज ट्राइंग टू कनेक्ट पाइथन विद MySQL फॉर हर प्रोजेक्ट, ओके।
Help her to write the Python statement of the following. Name the library which should be imported to connect MySQL with Python. तो library कौन सी है? Import MySQL dot connector. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर क्या हो गया? लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, MySQL डॉट कनेक्टर हमने इंपोर्ट कर दिया. सेकेंड, नेम द फंक्शन यूज टू रन SQL क्वेरी इन पाइथन. तो जब भी मुझे SQL की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना होता है तो मेरे पास कौन सा फंक्शन है वहां पर? एग्जीक्यूट फंक्शन. थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? राइट द पाइथन स्टेटमेंट ऑफ कनेक्ट फंक्शन हैविंग द आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज एज दिस. राइट, तो मुझे क्या करना है? कोई भी एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट ले लीजिए और MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन, फिर आप ये आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे. होस्ट नेम के लिए आप सिंपल क्या लिखोगे? होस्ट 192.168.11.111. देखो जब वैल्यूज गिवन होती है तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड कि हमें वही वैल्यू लिखनी है. राइट, और यूजर हो गया मेरा यहाँ पर रूट, और पासवर्ड हो गया मेरे पास एडमिन, इसको लिख लीजिएगा कंप्लीट. राइट, और डेटाबेस हो गया मेरे पास माय प्रोजेक्ट. राइट, तो हम चेक करते हैं जरा. यस, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर फर्स्ट में, एग्जीक्यूट फंक्शन SQL की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट. होस्ट हो गया यही वैल्यू जो गिवन है, यूजर रूट पासवर्ड एडमिन, ये है आपका डेटाबेस और माय प्रोजेक्ट. राइट, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. तो क्वेश्चन 33 मुझे कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन राइट रो एंड राइट रोज फंक्शन. तो राइट रो का क्या काम है? अगर मैं अपने, ये बेसिकली आपका CSV फाइल के कंटेक्स्ट में है, तो अगर मैं 1 बाय 1 रोज ऐड करना चाहती हूँ CSV फाइल में तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी? राइट रो फंक्शन. वेरस अगर मुझे सारी की सारी रोज एक साथ अपनी CSV फाइल में ऐड ऑन करनी है तो वहां पर हम यूज करेंगे हमारा राइट रोज फंक्शन. ठीक है, अब आ जाता है इसी का सेकेंड पार्ट. ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिफाइन एंड कॉल द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो एक ऐड नेम से फंक्शन बनाना है मुझे और एक सर्च नेम से. ठीक है, तो जो ऐड नेम से फंक्शन बनाना है वो क्या कहता है? टू एक्सेप्ट, यूजर से वैल्यूज लेनी है, and add data of an employee to a CSV file employee.csv. Each record consists of a list. That means right row function लगाएंगे तो better रहेगा. Each record consists of a list with field elements as EID, name और price. To store furniture ID, furniture name और furniture price. Employee में furniture आ गया. Search to display the records of the furniture whose price is more than 10,000. ठीक है, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट CSV ना करके हम क्या ले लेते हैं? फर्नीचर ले लेते हैं. ठीक है, फर्नीचर डॉट CSV. वैसे अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए तो एम्प्लॉय ही लेना क्योंकि आपको CSV फाइल गिवन है. डजेंट मैटर आप एम्प्लॉय डॉट CSV में फर्नीचर के डिटेल्स स्टोर कराओ. राइट, एग्जाम में तो जो हमें गिवन होगा वही हम इसको लिखेंगे. राइट, तो अब यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे. देन वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन. ऐड फंक्शन डिफाइन किया, इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं. राइट, और यहाँ पर ऐड फंक्शन ए स्मॉल है क्वेश्चन में तो हम यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे. नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है? अपनी फाइल को ओपन करना है. अब हम फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्नीचर डॉट CSV. राइट, ऐड कर रहे हैं तो हम अपना फाइल को राइट मोड में ओपन कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है? एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. और CSV फाइल में अगर मैं राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो मुझे CSV मॉड्यूल की हेल्प से अपना जो है राइटर फंक्शन को कॉल करना है और ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है? फाइल हैंडल. तो दैट मीन्स टू क्रिएट अ राइटर ऑब्जेक्ट वी हैव टू कॉल द राइटर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द CSV मॉड्यूल, और उसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? फाइल हैंडल. अब इस राइटर ऑब्जेक्ट से जो है मैं अपना राइट रो फंक्शन को कॉल करूंगी. राइट, और राइट रो फंक्शन में मुझे जो अपना डेटा लिस्ट की फॉर्म में देना है और यहाँ पर मेरे को लिखना है फर्नीचर ID. ये मैं हेडर रो इंसर्ट करा रही हूँ. फर्नीचर ID, फिर हो गया मेरे पास फर्नीचर नेम, इसमें आप स्पेस भी दे सकते हो, और फिर हो गया मेरे पास आई थिंक प्राइस,
फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आईडी, नेम और प्राइस, फर्नीचर आईडी, फर्नीचर नेम और फर्नीचर प्राइस, राइट। ये मेरा कॉलम ऐड हो गया, हेडर रो। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक व्हाइल लूप लगाया, ट्रू, दैट मीन्स जब तक यूजर चाहेगा तब तक वो इसमें वैल्यूज एंटर करता रहेगा। अब मुझे क्या करना है, यूजर से वैल्यूज लेनी है। किस किस की लेनी है, फर्नीचर आईडी, फर्नीचर नेम और फर्नीचर प्राइस, राइट। अब ये आपके ऊपर है। फर्नीचर आईडी अगर आप चाहते हो 101, 102 है तो आप उसको इंटीजर ले सकते हो। अगर आपके फर्नीचर की आईडी F01, F02 मिक्सचर है तो आप इनपुट फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इंट फंक्शन ले लेते हैं, इनपुट हमने लिखा और यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर फर्नीचर आईडी, राइट। उसके बाद फर्नीचर नेम हम स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर सिंपल इनपुट फर्नीचर लिखा और सॉरी इनपुट फंक्शन लिखा और यहाँ पर हम लिख देंगे एंटर फर्नीचर नेम। फर्नीचर प्राइस आपके चॉइस है, या तो आप इसको फ्लोट में ले सकते हो या फिर इंटीजर में भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा इंटीजर में, एंटर फर्नीचर प्राइस, राइट। तो अब यहाँ पर इंट के बाद हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट फंक्शन, ठीक है। इंट तो सिंपल क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू इंट में कन्वर्ट कर देगा, इनपुट फंक्शन मेरा यूजर से एक्सेप्ट करेगा। अब मैंने यहाँ पर सपोज एक रिकॉर्ड नेम से लिस्ट ली और ये तीनों चीजें डाल दी। क्या क्या डाल दिया, एफ आई डी, एफ नेम और एफ प्राइस। विदाउट कोट्स लिखा है तो दैट मीन्स जो भी अपना यूजर फर्नीचर आईडी डालेगा एफ आई डी में आ जाएगी, फर्नीचर नेम एंटर करेगा एफ नेम में आ जाएगा, फर्नीचर प्राइस एंटर करेगा तो एफ प्राइस में आ जाएगा। उसकी मैंने एक लिस्ट बना दी। अब मैं इसको क्या करूंगी, राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइटर फंक्शन कॉल किया और ये अपना जो लिस्ट है वो पासेस में कर दूंगी, राइट। अब मैं यूजर से पूछूंगी कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स या फिर नहीं। ये सब कुछ यूजर की चॉइस पर डिपेंड करता है। तो अब हमने यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मोर, यस और नो। अगर वो क्या प्रेस करता है, नो, एन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, CH इन कैपिटल एन या फिर स्मॉल एन, कि हमारा जो यूजर है कुछ भी प्रेस करेगा, ठीक है, वाई के अलावा इवन कुछ भी प्रेस करे वो आपका यस कंसिडर हो रहा है फिलहाल। और अगर मैं नो प्रेस करते हैं, या तो कैपिटल एन या स्मॉल एन, मैंने दोनों लिख दिए। इसी स्टेटमेंट को आप और कैसे लिख सकते हो, CH डबल इक्वल्स टू कैपिटल एन और CH डबल इक्वल्स टू स्मॉल एन, राइट, बोथ आर करेक्ट। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है इसको। और अगर ये नो प्रेस कर देता है तो ब्रेक लूप से बाहर। और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज, राइट। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, कहीं आप सोचो मैम ने तो मिस्टेक कर दी इसमें, राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्नीचर डिटेल्स, CSV, राइट। और देखो CSV फाइल के प्रोग्राम्स जब भी आप करो ना तो आप उसको CSV नेम से सेव मत करना। रीजन बीइंग दैट CSV नेम से मॉड्यूल मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। फर्नीचर की आईडी अभी मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ 101, फर्नीचर नेम A और ये फर्नीचर प्राइस हो गया। मोर रिकॉर्ड्स यस, फर्नीचर आईडी 2, फर्नीचर नेम और ये फर्नीचर प्राइस। ओके, इसमें वाई डल गया बाय मिस्टेक, कोई नहीं, दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं फटाफट से। फर्नीचर आईडी, ये फर्नीचर नेम और ये प्राइस। मोर रिकॉर्ड्स यस, फर्नीचर आईडी 2, फर्नीचर नेम और ये प्राइस, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स नो। अब जरा हम अपनी फाइल हैंडलिंग वाला फोल्डर ओपन करें जहां पर हमारी CSV फाइल क्रिएट हुई होगी। किस नेम से, furniture.csv नेम से, ठीक है। अब जब आप इसको चेक करोगे ओपन करके तो आप देखोगे मेरे पास ना हर एक रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक लाइन आई हुई है, ठीक है, एम्प्टी लाइन। वो किस वजह से आई हुई है, डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। उस चीज को करेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग द न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट। ये देखो हर एक के बाद एक ब्लैंक लाइन आई है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं रिकॉर्ड्स अपना CSV फाइल में एंटर करूँ ना, ये ब्लैंक लाइन ना आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हमने न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, राइट। इससे वो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें हमारे को सर्च क्या करना है, जिसका प्राइस 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फर्नीचर आईडी, फर्नीचर आईडी मैंने लिखा 101, फर्नीचर नेम मैंने लिखा लेट सपोज सोफा सेट,
और ये हमारा हो गया प्राइस, लेट सपोज 35,000। मोर रिकॉर्ड्स, यस, फर्नीचर आईडी 102, फर्नीचर नेम में मैंने सिंपल लिखा टेबल, प्राइस है इसका 8,000। मोर रिकॉर्ड्स, यस, फर्नीचर आईडी 103, फर्नीचर नेम में हमने लिखा डाइनिंग टेबल, और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ठीक है, डाइनिंग टेबल का प्राइस हमने लिखा लेट सपोज 65,000। मोर रिकॉर्ड्स, यस, फर्नीचर आईडी 104, अब हमने फर्नीचर नेम में लिखा चेयर, प्राइस हमने लिखा 4,000, और मोर रिकॉर्ड्स नो। ठीक है, ये 4 एंट्रीज है मेरे पास। अब हम अपना CSV फाइल ओपन करेंगे, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, शॉर्टकट की है मेरे पास रिफ्रेश के लिए F5। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये आपकी फर्नीचर आईडी, कहीं पर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं, ये फर्नीचर नेम, और ये आपका क्या हो गया प्राइस। ठीक है, रिकॉर्ड आ गया सही से। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सर्च फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब मैं इस जो हमने ऐड फंक्शन डिफाइन किया, इसको कमेंट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ये सारा का सारा रिकॉर्ड दोबारा से एंटर कराऊँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या डिफाइन कर रहे हैं, हमारा सर्च फंक्शन। तो सर्च फंक्शन ये हमने डिफाइन करा, राइट। तो उसके बाद हमने अपना फाइल को ओपन किया, और इस बार हम फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, बिकॉज वी हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। अब मुझे उस न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसके बाद मुझे अब राइटर ऑब्जेक्ट नहीं कॉल करना, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए CSV मॉड्यूल की हेल्प से हम रीडर फंक्शन को कॉल करेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फाइल हैंडल का नेम। अब फॉर आई इन आरओ, पहले देखिए जरा रिकॉर्ड सही से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, फिर हम अपना सर्च भी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने फाइल को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हमने अपना सर्च फंक्शन कॉल कर दिया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो रिकॉर्ड आ रहे हैं सही से। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, जब हमने रिकॉर्ड्स को एंटर कराया था ना, तो हमने जो FID है, दैट मीन्स फर्नीचर आईडी, फर्नीचर प्राइस, इंटीजर टाइप का स्टोर कराया था। पर जब हम आउटपुट देख रहे हैं तो ये मेरे पास किस टाइप का आ गया, स्ट्रिंग टाइप का। तभी हम कहते हैं हमारी जो CSV फाइल है वो टेक्स्ट फाइल की तरह होता है, सब कुछ इसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में ही स्टोर होता है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने, whose प्राइस इज मोर देन 10,000, जिसका जो प्राइस है वो 10,000 से ग्रेटर है। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, इफ आई ऑफ प्राइस, देखो कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2, तो मैं क्या लिख दूंगी, इफ आई ऑफ 2 ग्रेटर देन 10,000। तो क्या ये स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। ठीक है, मैंने तो सिंपल लिख दिया कि प्राइस कौन से इंडेक्स पर है, सेकंड इंडेक्स पर, तो अगर वो ग्रेटर देन 10,000 है उसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा दे। ठीक है, क्या कोई यहाँ पर मिस्टेक होनी चाहिए, बिल्कुल। रीजन क्या कहते हैं, जो आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर है, स्ट्रिंग और इंटीजर। अब देखो कंपैरिजन किसका हो रहा है, इंटीजर और स्ट्रिंग का। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आई ऑफ 2 जो वैल्यू आपकी CSV फाइल में स्टोर है, किस टाइप की स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप की, और मैं यहाँ कंपैरिजन कर रही हूँ इंटीजर की फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इंट फंक्शन, कि जो ये वैल्यू रीड कर रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, इंटीजर में। अब क्या मिस्टेक करी, प्राइस, ओके। अब ये क्या मिस्टेक दिखा रहा है कि हमारा जो फर्स्ट हेडर रो है वो क्या है, प्राइस। तो उस रो को मैं स्किप करना चाहती हूँ कि मैंने हेडर रो को नहीं कंपेयर करना है, मैं सिंपल क्या लिख दूं, नेक्स्ट आरो, राइट। डन। अब ये क्या करेगा, जिसका प्राइस अबव 10,000 है उसने मुझे ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करके दिखा दिए। तो अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये मॉडिफिकेशन क्या, सपोज वो मुझे बोले कि जिसका जो प्राइस है वो 90,000 से ग्रेटर है वो डिस्प्ले कराने। ठीक है, तो मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है, तो व्हाट आई वांट कि जब मेरे को रिकॉर्ड ना मिले तो एक मैसेज प्रॉपर डिस्प्ले हो जाए, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल हो, सपोज हमने फाउंड नेम से ले लिया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। तो अब जब मेरे को कंडीशन ट्रू हो गई, वो रिकॉर्ड मिल गया, उसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 1। अब मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि फाउंड वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 किस केस में होगी, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, और 1 हमने कब कर दिया, अगर मुझे रिकॉर्ड मिल गया। ठीक है,
तो अगर रिकॉर्ड उसको नहीं मिला है, कहीं पर भी प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन 90,000 नहीं है, तो इफ फाउंड इक्वल्स टू 0, तो मैं प्रिंट करा देती हूँ सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, सॉरी बोलना भी ठीक रहता है। चलिए, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। अब 90,000 अब से कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैसेज डिस्प्ले हो गया। वेयरएज अगर मैं यहाँ कर दूं लेस देन और वही 10,000, अब 10,000 से कम के रिकॉर्ड मेरे पास है, तो फिर वो सॉरी वाला मैसेज नहीं प्रिंट होगा, तो फिर आपके प्रॉपर रिकॉर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो 33 क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है और से ऊपर वाला, वो कंप्लीट है। सेकंड, इसका जो और पार्ट है वो क्या कहते हैं, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सीक एंड टेल फंक्शन इन पाइथन। तो देखो, सीक फंक्शन क्या करता है, मेरे पॉइंटर को मूव करता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट लोकेशन और फ्रॉम द एंड, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वो उसको मूव कर देता है। और टेल फंक्शन मुझे बताता है, टेल का काम ही क्या होता है, बताना। अब वो क्या बताएगा, मुझे करंट पॉइंटर की लोकेशन बताएगा, कि एक्चुअल में मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, वो मुझे बताएगा। सेकेंड पार्ट है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग। अब देखो, सिंपल है तो थोड़ा सा बस हम इसी में चेंजेस कर देंगे। एड फंक्शन एक्सेप्ट एंड एड द डेट ऑफ एन एम्प्लॉय टू CSV फाइल, ये सारा सेम रहेगा, ठीक है। काउंट फंक्शन है टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द CSV फाइल। अब मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, राइट। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या कर दूं, 4 रिकॉर्ड है इसमें मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट आरो की मेरे को हेडर रो नहीं काउंट करनी, हेडर रो तो मेरे पास रिकॉर्ड में आएगा ही नहीं, इस फाउंड इक्वल्स टू 0 की भी जरूरत नहीं है, राइट। इसको करने के भी मेरे पास ना काफी मेथड्स हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी, अगर देखो मैं प्रिंट लिस्ट ऑफ आरो पहले सिंपल आरो कराते हैं, ठीक है। आप देखो ये आरो में मुझे क्या डिस्प्ले करा रहा है, इस तरीके से रीडर ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करा रहा है, राइट। बट अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, लिस्ट फंक्शन लगा करके, क्योंकि हम फॉर लूप तो इसी पर लगाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मेरे पास नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में आंसर आ गया। अब अगर मैं इसी पर लेंथ फंक्शन लगा दूं, तो मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास कितने हैं, तो टोटल रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास 4। या फिर इसको करने का सेकेंड मेथड क्या है कि आपने इतना सारा नहीं लिखना, तो और भी ज्यादा लिख लो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फॉर आई इन आरो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो जब भी कुछ काउंट करना हो, एक वेरिएबल लो, इनिशियलाइज कर दो 0 से, जितनी बार रिकॉर्ड फॉर लूप चलेगा, काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, और आउटसाइड द फॉर लूप उस काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दो। आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से, ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर इस अकॉर्डिंग भी, दोनों मेथड्स आपके क्या है इसमें करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन डी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। तो फाइनली नाउ वी आर एट आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। इसमें हमारा है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34। इसमें गिवन है कंसीडर द टेबल मोबाइल मास्टर नेम से टेबल गिवन है, ये कुछ मुझे कॉलम के नेम्स गिवन है और उनकी वैल्यूज गिवन है। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम विच कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आपकी वो होती है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, तो वो मेरे पास कौन सी होगी यहाँ पर, MID मोबाइल ID, जो हर एक प्रोडक्ट की क्या होगी, यूनिक होगी। नेक्स्ट इज सेकेंड, इफ 2 कॉलम्स आर एडेड एंड 2 रोज आर डिलीटेड फ्रॉम द टेबल रिजल्ट, what will be the new degree and cardinality of the above table। तो मेरे पास 2 टर्म्स है यहाँ पर, डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अगर मैं एट प्रेजेंट इसी टेबल की बात करूं, तो यहाँ पर डिग्री दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5, डिग्री तो हो गई 5, और कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 2 3 4, राइट। ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया 1 2 3 4 5, डिग्री हो गई और कार्डिनलिटी 4। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 कॉलम्स आर एडेड एंड 2 रोज आर डिलीटेड, ठीक है। जहां पर ऐड हुआ है 2 कॉलम्स हुए वो मैंने डिग्री के लिए काउंट करा है, तो फिर मैंने +2 कर दिया, और 2 रोज आर डिलीटेड ये कार्डिनलिटी है तो मैंने -2 कर दिया। तो फाइनल डिग्री कितनी हो जाएगी 7, और कार्डिनलिटी हो जाएगी मेरे पास 2। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट,
राइट द स्टेटमेंट्स टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose प्राइस इज ग्रेटर देन 8,000, जिसका जो प्राइस है वो 8,000 से ग्रेटर है। तो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना, सिंपल। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सी कमांड यूज होएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मुझे गिवन है मोबाइल मास्टर, अंडरस्कोर चेक कर लेना, अगर टेबल में गिवन है तो लिखोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोबाइल मास्टर वेयर m अंडरस्कोर प्राइस इज ग्रेटर देन 8,000। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोबाइल मास्टर वेयर m प्राइस ग्रेटर देन 8,000 और सेमीकोलन। नेक्स्ट कहते हैं बी पार्ट, इंक्रीज द m प्राइस, इंक्रीज प्राइस चेंज करना है तो अपडेट कमांड यूज होगी, ऑफ ऑल मोबाइल्स मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर दिस डेट बाय 500। तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट m प्राइस, ठीक है, सॉरी अपडेट टेबल नेम, अपडेट मोबाइल मास्टर, सेट m प्राइस इक्वल्स टू m प्राइस प्लस 500 वेयर जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डेट है दैट इज m अंडरस्कोर mf अंडरस्कोर डेट इज ग्रेटर देन दिस, राइट। Next is write the statement to delete the record of mobiles having price less than 8,000. So delete from a mobile master where m underscore price is less than 8,000. Add a column remarks in the table with data type as varchar with 50 characters. तो मुझे कॉलम ऐड करना है, उसके लिए कौन सी कमांड होएगी, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हो गया मोबाइल मास्टर, एड कॉलम, वर्ड ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, रिमार्क्स और varchar और साइज हमारा क्या आ गया 50, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फाइनली। Alia has written a code and created a binary file employee.dat with employee ID, name and salary. The file contains 10 records. He now has to update a record based on the employee ID entered by the user. Update करनी है records और salary, ठीक है। The updated record is to be written in the file update emp.dat. The records which are not to be updated also have to be written to the file update temp.dat. If the employee ID not found, the message display हो रहा है as a Python expert, ठीक है। Now they are assuming कि we are the Python expert, obviously है because हम ये question को solve कर देंगे। And help him to complete the following code based on the requirement given below. Import मुझे पता है स्टेटमेंट में पूछा होगा कि कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, पिकल मॉड्यूल, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, which module should be imported in the program, पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, फाइल को ओपन करना है। स्टेटमेंट 2 कहता है राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ टेम्परेरी फाइल, ओपन करनी है अपडेट temp.dat, ठीक है। तो रिकॉर्ड इक्वल्स टू फाइल को मुझे क्या करना है, ओपन कर, सॉरी दिस एफ आउट इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पर फाइल का नेम क्या है, अपडेट temp.dat। अब देखो अपडेट temp.dat मेरी कौन सी है, जिसमें मुझे डेटा को राइट करना है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करूंगी WB मोड में, राइट, अपडेट temp.dat एंड देन WB, इसको हमें ओपन करना है राइट बाइनरी मोड में। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटमेंट 3, which statement should Alia fill in the statement 3 to read the data from the binary file। अब बाइनरी फाइल में से डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल में से मुझे डेटा को रीड करना है, तो यहाँ पर लोड फंक्शन यूज होगा, तो हम लिख देंगे पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट में फाइल हैंडल का नेम लिखते हैं। फाइल हैंडल का नेम यहाँ पर क्या आएगा, FIN। कैसे पता FIN आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल employee.dat, और employee.dat से हम डेटा को रीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहीं पर लोड फंक्शन वर्क करेगा, और इसका फाइल हैंडल मेरे पास क्या है, FIN। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटमेंट 4, टू राइट द अपडेटेड डेटा इन द फाइल अपडेट temp.dat। अब अपडेट temp.dat में आपने अपना डेटा राइट करना है, तो पिकल डॉट डम्प, और उसके बाद है अपडेट वाले का फाइल हैंडल है F आउट।
तो पिकल डॉट डंप और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया एफ आउट। और हाँ सिंटेक्स ध्यान रखना, राइट करते टाइम मुझे ये भी बताना है कौन सा रिकॉर्ड राइट करना है। तो कौन सा रिकॉर्ड राइट करना है REC और फिर आप क्या लिखोगे फाइल हैंडल का नेम। लोड करते टाइम सिर्फ आपने फाइल हैंडल का नेम लिखना है और जब हम डंप करेंगे दैट मीन्स फाइल में डेटा राइट करेंगे तो मुझे फाइल हैंडल भी बताना है, प्लस ऑल्सो हैव टू टेल कि कौन सा जो रिकॉर्ड है वो मुझे अपनी फाइल में एंटर करना है, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो ये सैम्पल पेपर डिस्कशन है कंप्लीट होता है। आई होप सारे कंसेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, एंजॉय किया होगा आपने सैम्पल पेपर रिवीजन सीरीज में और काफी सारे कंसेप्ट्स भी आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। But still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.